आए। मैं जब पीआईओ था तब मेरे पास केवल 4 केस ऐसे आए थे 700 में से, जिसमें 4 में 3 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला केस था। अब इसमें जो जजमेंट्स है वो मिक्स्ड है, तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया है। जो पहला है प्राइवेसी मेंटेनेंस एंड द लिमिट्स ऑफ आरटीआई, और क्या इसमें आरटीआई ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा या फैमिली कोर्ट के माध्यम से किया जाए। दूसरा, जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स है जो मिक्स्ड है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट तो नहीं है, सीआईसी के डिसीजन है, जहां पर कुछ मामलों में सूचना देने का निर्णय लिया गया, कुछ मामलों में न देने का निर्णय किया गया। और जुडिशियल ट्रेंड्स पिछले 20 साल में क्या प्रगति हुई है 2005 से लेकर 2025 तक 26 तक, ये हम देखेंगे। अब इसमें पहला जो है आरटीआई का ओवरऑल फ्रेमवर्क, कौन कौन से सेक्शन इससे रिलेटेड है, जो पर्पज एंड आर्किटेक्चर। दूसरा फिर 81J, कि इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट किया था 3 एलिमेंट्स एंड 5 मैटर्स। उसके बाद फिर उसमें कुछ बदलाव किया गया अभी, कि 81J को अमेंड कर दिया गया। अब इससे बहुत फर्क पड़ रहा है मैट्रिमोनियल केसेस। तो क्रिटिकल अपडेट जो हुआ है कि सेक्शन 44(3) डीपीडीपी एक्ट 2023, हाउ सेक्शन 81J वाज अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 13 नवंबर 2025। अब ये जो अमेंडमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है, तो वो 3 केसेस हम देखेंगे, बिफोर वर्सेस आफ्टर, कि हाउ द अमेंडमेंट ट्रांसफॉर्म द एक्सेप्शन, कि क्या चेंज 81J में हुआ और इससे कौन से जजमेंट रिलेवेंट है, कौन से जजमेंट अब इररिलेवेंट हो गए क्योंकि संसद ने कानून बदल दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फाउंडेशन सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था और ये 5 जज बेंच का था। अब नया जो है अभी 3 जज ने रेफर किया है चीफ जस्टिस को, ये 5 जज की बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए कहा है, और वो मामला भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जाएगा, जो मार्च में सुनवाई पर आने वाले हैं 3 केस। द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज रिट पिटिशन February 2026 एंड रेफरल टू ए लार्जर बेंच। फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ द अमेंडमेंट फॉर मैट्रिमोनियल आरटीआई डिस्प्यूट्स, कि ये 81J का जो संशोधन हुआ है इससे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे क्या असर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। फिर लैंडमार्क हाई कोर्ट रूलिंग ऑन मैट्रिमोनियल आरटीआई डिस्प्यूट्स, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के, ये हम देखेंगे। कि सीआईसी डिसीजन, अब सीआईसी ने कहाँ कहाँ ऑर्डर किया है कि देना है क्या नहीं देना है, और इसमें रहमत बानो का फॉर्मूला एंड इट्स जेंडर न्यूट्रल एक्सटेंशन, कि पत्नी को पति का मिल सकता है सूचना, और पति उस तरह से पति को भी पत्नी की मिल सकती है सूचना, और इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गाइडलाइंस कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी है। व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी एक्सेस टू आरटीआई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, यदि हमको आरटीआई लगाना है तो क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, ये आइटम वाइज बहुत क्लियर हो चुका है इन जजमेंट से, तो ये हम देखेंगे। फिर जेनरिक इनकम फार्मूला अंडर द न्यू लीगल लैंडस्केप, कि एक जेनरिक इनकम फार्मूला भी हाईकोर्ट ने दिया है, ये हम देखेंगे। 2026 कर्नाटका हाईकोर्ट रूलिंग एंड इट्स गाइडलाइंस, अभी हाल ही में एक जजमेंट आया तो इसका क्या असर पड़ने वाला है। आरटीआई वर्सेस कोर्ट डायरेक्टेड डिस्कवरी, क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, कि फैमिली कोर्ट ज़्यादा अच्छा है इस मामलों में या आरटीआई सूचना आयोग, क्योंकि सूचना आयोग की अपने लिमिटेशन है। तो क्या काम आरटीआई के माध्यम से किया जाए और क्या काम फैमिली कोर्ट के माध्यम से किया जाए, ये हम देखेंगे। और प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर लिटिगेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स, जिसमें हस्बैंड के लिए गाइडेंस, वाइफ के लिए गाइडेंस, आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए गाइडेंस, एडवोकेट्स के लिए गाइडेंस, ये सब हम देखेंगे। और फिर कंक्लूजन एंड टेबल ऑफ केसेस। अब इसमें पहला जो है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इसको रिलेवेंट है वो हम देखेंगे ब्रॉडली। जो पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं या जिनको इस एक्ट के ज़्यादा प्रावधान पता नहीं है तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, 4-5 प्रावधान हम देखेंगे। द आरटीआई एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक authorities and to empower citizens with the right to access information। अब इसमें सबसे पहले आता है 2F, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में क्या आता है। सो एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ओपिनियंस एटसेट्रा। आरटीआई अप्लाइज टू पब्लिक अथॉरिटीज ओनली, नॉट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। जैसा अभी शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि जिसमें डिस्प्यूट होते हैं ये प्राइवेट के भी होते हैं पब्लिक के भी होते हैं, तो यदि गवर्नमेंट सर्विस में है तो फिर आरटीआई यहाँ पे आता है, प्राइवेट है तब तो आरटीआई लागू नहीं होता क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। दूसरा सेक्शन 3 राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लीगल राइट बन चुका है। सो एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब इसमें 8(1) के जो एग्जाम्पशन है इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है। सो पहले सेक्शन 6(2) देखते हैं, लो का स्टैंडर्ड, कि नो रीजंस रिक्वायर्ड, एन एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, हाउएवर दिस डज नॉट ओवरराइड सेक्शन 8 एग्जाम्पशंस। मतलब 6(2) है ये 8 को ओवरराइड नहीं करता है, क्योंकि 8 में ये लिखा है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी इन दिस एक्ट। तो सेक्शन 22 का तो ओवर राइडिंग प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन 8 है ये आरटीआई एक्ट में ओवर राइडिंग है। सो एग्जाम्पशंस ये है कि लीड्स 11 कैटेगरीज, जिसमें
10 कैटेगरी इसमें दिया है, और बाकी एक सेक्शन 9 में है और एक 8(2) में भी है। ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन जो क्लॉज जे में आता है, फिड्यूशियरी इंफॉर्मेशन क्लॉज ई, एंड इंफॉर्मेशन इंपेयरिंग इन्वेस्टिगेशन क्लॉज एच। तो पीआईओ द्वारा जनरली ये 3 क्लॉजेस इन्वोक किए जाते हैं, ई, जे और एच, मतलब 5वां, 10वां और 8वां। तो ये हम देखेंगे। सेक्शन 11 है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। यदि सूचना दिया जाना है तो पीआईओ को क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। सो बिफोर डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए थर्ड पार्टी, द पीआईओ मस्ट गिव द थर्ड पार्टी नोटिस एंड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। सेक्शन वाइज में ओवर राइडिंग इफेक्ट है कि जहां पर दूसरे एक्ट आते हैं तो फिर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। सो द आरटीआई एक्ट ओवर राइड्स अदर लॉज, but the section 8 exemption themselves begin with notwithstanding anything contained in this act. So the exemptions prevail over the right of access. तो इसलिए सेक्शन 22 जो है वो उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है, लेकिन जो सेक्शन 8 है उसका बाकी सेक्शंस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट हो जाता है आरटीआई एक्ट में। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब जो 81J और इसमें जो चेंज हुए उससे क्या असर पड़ता है। सो प्री अमेंडमेंट जो सेक्शन था वो ये था कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, और विच वुड cause unwarranted invasion of privacy of the individual unless the CPIO or the SPIO or the appellate authority, as the case may be, satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, provided that the information which cannot be denied to any to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person। ये पहले टेक्स्ट थी। अब ये 12/11/2025 के बाद मतलब 13 नवंबर से ये सिचुएशन चेंज हो गई। अब जो नया प्रावधान है वो ये है, पहले जो था इसमें 3 सेफगार्ड थे। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, इट डिस्क्लोजर मस्ट आइदर हैव नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और कॉज अनवारंटेड इन्वेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो सूचना मिल जाती थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में टेस्ट दिया था कि कब दिया जाए कब ना दिया जाए, और पीआईओ, अपीलीय अधिकारी और सूचना आयोगों को क्या प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। तो सेफ्टी वॉल जो था, द सीपीआईओ और appellate authority could override both limbs of the exemption if satisfied that larger public interest justified disclosure of such information. The proviso, that is parliament, state legislature cannot be denied what any citizen cannot be denied। अब इसमें पहले लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, द क्रिटिकल बैलेंसिंग डिवाइस जो ओरिजिनल एक्ट में था। दिस सेफ्टी वॉल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, क्योंकि अभी भी कुछ देशों में लागू है ये, was the mechanism through which courts and information commissioners balance the right to privacy against the right to information। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होगा तो आप साबित कर दो तो मिल जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट साबित ना करो तो नहीं मिलता। तो सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस, अलग अलग हाई कोर्ट, अलग अलग सूचना आयोग, अलग अलग पीआईओ, अलग अलग पब्लिक अथॉरिटी, अलग अलग पीआईओ अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं केस टू केस बेसिस पर। इस तरह से ये कानून पहले था। In the matrimonial context, the question was always, does the maintenance or divorce claim constitute larger public interest sufficient to override the other spouse's right to privacy? अब हस्बैंड या वाइफ का राइट टू प्राइवेसी होता है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है या प्राइवेट डिस्प्यूट है, ये क्वेश्चन था। और इसमें अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक डायरेक्ट आरटीआई मैट्रिमोनियल केस कोई गया नहीं है। सो ऑल द हाई कोर्ट या डिसीजन आया नहीं है, जजमेंट नहीं आया फाइनल। All the High Court and CIC jurisprudence on matrimonial RTI discussed in subsequent slides was built around this balancing mechanism। तो ये सूचना देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए मैट्रिमोनियल केस में, ये इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन है। So this provision is as described above was in force for 20 years from 2005. It has now been amended. The amendment is covered in the slide below। अब चेंज क्या हो गया कि सेक्शन 44(3) जो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अमेंडमेंट इन इफेक्ट फ्रॉम 13 नवंबर 2025, गैजेट नोटिफिकेशन इसका आ गया है 13 नवंबर 2025 को। ये मेटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई कर दिया है। अब इसमें जो नया टेक्स्ट है वो बदल गया है। सेक्शन 44 हम देखते हैं डीपीडीपी एक्ट का, जिसमें ये लिखा है, ये इसको राष्ट्रपति की मंजूरी 11 अगस्त 2023 को मिल गई थी और फिर ये 2025 में इफेक्ट में आ गया। सेक्शन 44 ऑफ द डीपीडीपी एक्ट मेक्स कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स टू 3 एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स टू अलाइन देम विद द न्यू डाटा प्रोटेक्शन रेजिम। तो इसमें 3 अमेंडमेंट किए गए। पहला था ट्राई एक्ट में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, 44(1) से किया गया। 44(2) में जो आईटी एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 किया गया, जिसमें सेक्शन 43 है जो प्राइवेट कॉम्पेंसेशन का था वो ओमिट कर दिया गया क्योंकि अब कोई प्राइवेट कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, केवल
गवर्नमेंट पेनल्टी वसूल कर सकती है 250 करोड़ तक का। एंड क्लॉज ओ बी ऑफ सेक्शन 87B। तो इस तरह से ये चेंजेस किए गए। 44(3) में अमेंड सेक्शन 81G ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अभी डीपीडीपी एक्ट है, ये 3 स्टेज में इम्प्लीमेंट हुआ है। So in section 8 of the Right to Information Act 2005, in subsection 1 for clause J, the following clause shall be substituted, namely information which relates to personal information। तो इसमें केवल इतना ये कर दिया गया है और ये इंडिया कोड वेबसाइट पर भी नोटिफाई कर दिया गया है, गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो चुका है और ये लागू हो गया है प्रोविजन। अब ये जो 13 नवंबर से लागू हुआ है, इसमें ये लिखा है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब पहले ऊपर की टेस्ट के साथ यदि हम क्लॉज जे पढ़ते हैं, सो दैट इज द कंप्लीट न्यू क्लॉज, सो नथिंग मोर। द एंटायर क्वालिफाइंग लैंग्वेज, द पब्लिक एक्टिविटी टेस्ट या फिर अनवारंटेड इन्वेशन टेस्ट एंड द क्रिटिकली द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड हैव ऑल बीन डिलीटेड। साथ में प्रोविजो भी डिलीट कर दिया गया, ये भी कंफर्म हो गया अब वेबसाइट से। सो DPDP Act rules were notified by BETI on 13 November 2025, giving full operational effect to the DPDP Act. An 18-month phase compliance period has been granted for most provisions। अब ये 3 स्टेज में जो आएगा कि 13 नवंबर 2025 और फिर 13 नवंबर 2026 और कुछ प्रोविजन 13 मई 2027, मतलब 18 महीने बाद। अब इसमें जो सेक्शन 44(3) है, ये इमीडिएटली इफेक्ट में आ चुका है। So however, section 44(3), the RTI amendment has been operationalized with immediate effect, that is from 13 November 2025। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज है उसे भी क्लियर होता है और बाकी सोर्सेज भी मैंने दिए। अब चेंज क्या हुआ है कि पहले जो क्लॉज था इसमें जैसा था कि इंफॉर्मेशन विच रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो एक परंतु था, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, unless the CPIO appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies its disclosure। तो इसमें जो भी क्वालिफाइंग पैरा है वो हटा दिया गया। अब केवल इतना रह गया है कि इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। दूसरा ये चेंज किया है कि जो प्रोविजो था कि व्हाट कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, अब इसको नो सच प्रोविजो रिटर्न, तो ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये भी वेबसाइट से कंफर्म हो जाता है अभी जो नया प्रकाशित टेक्स्ट है इंडिया कोड वेबसाइट पर। अब पहले जो सेक्शन था 81J और बाद में है इसमें पहले क्वालिफाइड एग्जाम्पशन था, अभी एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन हो गया, ब्लैंकेट एग्जाम्पशन। पहले तरीका ये था कि कुड बी ओवर रिटन बाय पब्लिक इंटरेस्ट साबित करने पर केस टू केस बेसिस पर मिल भी जाता था कभी कभी। अब इसमें कोई ओवरराइड का मैकेनिज्म या तरीका नहीं है। पहले डिसीजन जो था वो CPIO या अथॉरिटी सभ्यों का अधिकार के आधार पर देना है तो दे देते थे, नहीं देना है तो नहीं देते थे। अब यहाँ पर नो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और परमिटेड। अब PIO का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं रहा या पब्लिक अथॉरिटी का। रिक्वायर्ड केस बाय केस बैलेंसिंग, पहले केस बाय केस था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेस्ट दिया था। नाउ इफ इट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यदि पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल नहीं दी जाएंगी, पर्सनल नहीं है तो दी जाएगी, इस तरह से हो गया। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या नहीं है और क्या पर्सनल है क्या नहीं है, ये डिस्प्यूट अब इसमें होता है। प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट अप्लाइड। अब यह कि कैटेगरिकली, पहले ये था प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, अब ये कि कैटेगरिकली एग्जाम पीरियड, तो इस तरह से ये एक्ट को बदल दिया गया। अब इसमें जो 81J था कि क्या क्या डिलीट किया गया, पहला पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट टेस्ट डिलीट कर दिया गया, अनवारंटेड इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी टेस्ट डिलीट कर दिया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड डिलीट कर दिया गया, CPIO पब्लिक अथॉरिटी का जो डिस्क्रिप्शन या टू बैलेंस राइट था ये खत्म हो गया। द प्रोविजो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिनाइड, ये भी डिलीट हो गया। अब इसमें क्या बचता है, ए सिंगल टर्स unqualified declaration, any information which relates to personal information is categorically exempt from disclosure, no balancing test, no proportionality, no override। इस तरह से ये सेक्शन बदल गया है। अब इसमें जो RTI एक्टिविस्ट का जो असेसमेंट था वो ये था कि द क्वालिफाइड एग्जेप्शन इनेबलिंग डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट ऑफ unamended section 81J has been converted into an absolute one after the recent amendment proposed by the DPDP Act 2023। ये इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट ILI लॉ रिव्यू 2024 में पब्लिश हुआ है एकेडमिक पेपर में। सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट इफेक्टिवली डिसमेंटल्स द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स or appellate authorities are no longer required to consider larger public interest justifications that would necessitate the disclosure of personal information in pursuance to RTI applications। ये RTI एक्टिविस्ट का कहना है। गवर्नमेंट का पोजीशन ये है
Committee has stated that the amendment upholds the fundamental right to privacy while preserving the transparency under the RTI Act. तो उन्होंने कहा कि दोनों राइट्स को बैलेंस दोनों को प्रिजर्व करता है एंड दैट सेक्शन 3 ऑफ द DPDP Act which preserves rights under other laws protect the RTI framework. तो सेक्शन 3 में ये लिखा है कि जो दूसरे कानून के अंदर जो भी अधिकार है वो चीजें दी जाएगी. तो इस तरह से फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है. इसके बाद Recording in progress. Seeking अब सुभाष चंद्र अग्रवाल की 3 एप्लीकेशन थी. Correspondence of the CJI regarding judicial appointments, information on suspension of judges by the collegium, and declaration of assets made by judges to the Chief Justice. Recording in must be decided progress. on a case by case basis. तो कोई भी लिस्टिंग वगैरह नहीं दिया गया है. ये कहा गया है कि हर अथॉरिटी अपना अपना डिसीजन ले सकती है अलग अलग केस में अलग अलग. बाय वेइंग कॉम्पिटिंग पब्लिक इंटरेस्ट क्लेम्स कि दोनों पार्टी के क्लेम देख के एक विवेक अधिकार से कोई भी व्यक्ति निर्णय ले सकता है, चाहे वो PIO हो, अपीलीय अधिकारी हो, सूचना आयुक्त हो, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट बेंच हो. द राइट टू इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेड अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी. पैरा 42 ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना's conquering opinion applying the Puttaswamy 2017 threefold test की existence of a law कि पहली बात कानून होना चाहिए, दूसरा legitimate state aim होना चाहिए, तीसरा proportionality कि rational nexus between a public interest test applied to personal information. ये है the RTI Act captures this integrity interplay of competing rights under clause J to section 8(1) and section 11. The right to क्योंकि इसमें 11 में नोटिस दी जाती है. So the right to protect identity and anonymity would be identically subjected to the public interest test. तो ये इस तरह से इसमें टेस्ट दी गई थी पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट. तीसरा जो प्रोपोर्शनलिटी का प्रिंसिपल है ये समझते हैं कि क्या है. प्रोपोर्शनलिटी इज मैंडेटरी. तो जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था स्पेसिफिकली हेल्ड दैट सेक्शंस 8(1) एंड 11 ऑफ द RTI Act satisfy the proportionality requirement under Puttaswamy क्योंकि इसमें बैलेंस बनाया गया दोनों में because they require the CPI to balance privacy against public interest in every case. तो जिसके बारे में सूचना दी जाती है उसको 11 में नोटिस दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको निर्णय दिया जाता है. निर्णय घोषित करने के बाद 30 दिन 90 दिन का टाइम दिया जाता है फर्स्ट या सेकंड अपील के लिए 19/2/1904 में. ये प्रक्रिया है. द पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्पशन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट सो इट इज नॉट एब्सोल्यूट. तो ये प्रोपोर्शनलिटी के बारे में जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था. Personal information of a public servant not automatically protected. The court held that a public authority cannot refuse information merely by labeling it personal information. The CPIO must still apply the public interest test
अंडर सेक्शन 81J एंड कंसिडर सेक्शन 11। मतलब है कि 81J में मना करे और यदि देना है तो फिर 11 को फॉलो करे, ताकि जो जिसकी सूचना हो उसके राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट किया जा सके। इस तरह की टेस्ट थी। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है कि अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, the petitioners in the 2026 writ petitions have specifically argued before the Supreme Court that the structural safeguard that the Constitution bench relied upon in Subhash Agarwal, that is, the larger 1J, has been removed by section 44(3) of the DPDP Act. ये 3 अलग अलग पिटिशन है। तो ये पिटिशन ऑफ NCPRI में कहा गया है, जो रिट पिटिशन सिविल 211 ऑफ 2026 इसमें है। Now, Advocate Prashant Bhushan, appealing for one of the petitioners, argued before the Supreme Court on 16 February 2026 that Section 81J strikes the precise balance between privacy and transparency, and the point of law had been settled by the Constitution bench in Subhash Agarwal. तो चूंकि 5 जज की बेंच ने जो कानून दिया, तो उस पर 3 जज की बेंच निर्णय नहीं कर सकती, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाए। तो फिर सोर्स इस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर में रिपोर्टेड डिसीजन है, इंटरिम ऑर्डर। अब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज जो है, इसमें पोजीशन ये है कि 3 अलग अलग रिट पिटिशन गई है। तो 3 रिट पिटिशंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हर्ड ऑन 16 फरवरी 2026। इसमें जो बेंच है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस जॉय माल्या बागची एंड जस्टिस विपुल एम पंचोली। तो इसमें ये जो केस था, इसमें पहला केस है वेंकटेश नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 फरवरी 2026 को फाइल हुआ था। वेंकटेश नायक है, ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI के है, और इनके जो काउंसिल है दोनों पार्टी के, इसमें एडवोकेट्स अपर गुप्ता, मोहम्मद अली खान, इंदु मुगी सी एंड नमन कुमार, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अभिषेक जेबराज। इसमें जो चैलेंज किया गया, इसमें सेक्शन 17(1)(c), 17(2), 33(1), 36 एंड 44(3) ऑफ द DPDP एक्ट, ये 5 सेक्शन सबसेक्शन या क्लॉजेस चैलेंज किए गए, एंड रूल 17 एंड 23(2) ऑफ द DPDP रूल्स 2025, ये 7 चीजें इसमें चैलेंज की गई है। दूसरा पिटिशन है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, फाइल्ड बाय रिपोर्टर्स कलेक्टिव डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म एंड जर्नलिस्ट नितिन सेठी। इसमें जो काउंसिल्स है, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, एडवोकेट मोहम्मद अली खान, ओमर होड़ा, ईशा बख्शी, उदय भाटिया, AOR अभिषेक जेबराज, IFF लॉयर्स जो है वो अपर गुप्ता, इंदु मुगी सी, नमन कुमार और अवंती देशपांडे, ये इसमें एडवोकेट्स है। चैलेंज क्या किया गया है, It seeks to declare the DPDP Act unconstitutional in its entirety, कि पूरा का पूरा कानून ही समाप्त कर दिया जाए। स्पेसिफिकली इम्प्यून सेक्शंस जो चैलेंज किया गया, सेक्शन 5, 6, 8, 10, 17, 18, 19, 36 एंड 44(3) alongside rules 3, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17 एंड 23 ऑफ द DPDP रूल्स 2025। तीसरा पिटिशन जो अभी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन NCPRI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटिशन सिविल नंबर 212 ऑफ 2026। ये NCPRI ने फॉलो किया। इनके एडवोकेट थे प्रशांत भूषण एंड राहुल गुप्ता। इसमें जो चैलेंज किया गया, सेक्शन 44(3) ऑफ द DPDP एक्ट, अमेंडिंग सेक्शन 81J ऑफ द RTI एक्ट। तो ये लाइव लॉ पे और सर्वर में रिपोर्टेड जजमेंट है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में, counterview.net। तो ये सब सोर्सेस मैंने दिए। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड दिए गए, किस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया, पहला जो ग्राउंड है कि वायोलेशन ऑफ सेक्शन 19(1)(a), मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फैसेट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). सेक्शन 44(3) imposes what the petitioners term a blanket ban on the right to know under article 19(1)(a) on the ground of privacy under article 21. This amounts to an absolute restriction on free expression that cannot be sustained under article 19(2). गवर्नमेंट का जवाब अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी नोटिस जारी की है, तो गवर्नमेंट का जवाब काउंटर इसमें आएगा कि क्या उनका कहना है। दूसरा है वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 कि आर्बिट्ररी एंड मैनिफेस्टली अनरीजनेबल। सो बाय रिमूविंग द बैलेंसिंग मैकेनिज्म एंटायरली, सेक्शन 44(3) कॉन्फर्स अनगाइडेड डिस्क्रिप्शन ऑन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज टू डिनाई एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हाटसोएवर। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता है। द अमेंडमेंट इज ओवर ब्रॉड, डिसप्रोपोर्शनेट एंड the taste of reasonableness and intelligible differentia. तीसरा चैलेंज ये है कि वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21, proportionality not satisfied. So the constitution bench in Puttaswamy, ये 9 जज की बेंच थी, 2017 had laid down a threefold test for any restriction on a fundamental right: existence of a law, ये पार्लियामेंट कानून से ही बना सकती है, दूसरा लेजिटिमेट स्टेट एम होना चाहिए, और तीसरा प्रोपोर्शनलिटी, जो जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने कहा था। द अमेंडमेंट यूजेस, as senior advocate Vrinda Grover argued, a hammer instead of a chisel. It is disproportionate.
चौथा यह है कि डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फ्रेमवर्क. द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन सीपीआईओ वर्सेस सुभाष अग्रवाल 2019 held that section 81J with its balancing mechanism satisfied the proportionality test under Puttaswamy. Section 44(3) removes that mechanism, thereby rendering the present section 81J constitutionally suspect. तो ये कहना था कि जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी है, 5 जज की बेंच का निर्णय 3 जज की बेंच निर्धारित नहीं कर सकती है सही था कि गलत था, तो इसलिए बड़ी बेंच के सामने जाए क्योंकि जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी अदरवाइज हो जाएगी. और एक ग्राउंड था एब्यूज ऑफ प्राइवेसी टू शील्ड करप्शन, कि प्राइवेसी के ग्राउंड में करप्शन को बढ़ावा मिलेगा. सो सेक्शन 44(3) could enable public authority to deny critical assets and liabilities of politicians, judges, and bureaucrats simply by labeling Recording in progress. and sensitive, involving balancing two sets of competing fundamental rights, that is RTI under Article 19(1)(a) versus privacy under Article 21, and referred all three petitions to a large की बनती है क्योंकि पुट्टास्वामी तो 9 जज बेंच का था. CA Suryakanth observed to create a balance between both rights, we might have to iron out some creases. He also indicated the need for defining personal information, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लैप्स या लैकुना है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर डिफाइंड नहीं है, ना तो आरटीआई एक्ट में ना तो डीपीडीपी एक्ट में. नेक्स्ट डेट अभी दिया नहीं है. सो मैटर इज लिस्टेड बिफोर द लार्जर बेंच इन मार्च 2026 ऑन ए मिससेलेनियस डे. तो किसी भी मिससेलेनियस डे को ये आ सकती है. तो ये रिपोर्टेड है, रेफरेंस मैंने दिया है. अब इसमें करंट लीगल स्टेटस अभी क्या है आज की डेट में. सेक्शन 44(3) इज इन फोर्स. ये 13 नवंबर 2025 से लागू हो गया. अमेंडमेंट टू सेक्शन 81J इज ऑपरेटिव. देयर इज नो स्टे ऑन इट्स ऑपरेशन, क्योंकि केसेस तो बाकी लोअर कोर्ट्स में और आयोगों में वगैरह चल ही रहे. The constitutional challenge is pending before a larger bench of the Supreme Court. Case is likely to be heard in March 2026. Until the Supreme Court rules, CPIOs, appellate authorities, and information commissioners must apply the amended section 81J. तो अभी जो काम चलेगा वो 81J के आधार पर ही चलेगा. That is the blanket exemption, unless and until it is stayed or struck down. अब जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड या कंटेस्ट था इसमें का कि ओवर 120 MPs फ्रॉम द इंडिया bloc wrote to Union Minister Ashwini Vaishnav in March 2026 demanding repeal of section 44(3). इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने रिपोर्ट किया ये. Jairam Ramesh, Congress, and Rahul Gandhi had specifically called for repeal of this provision in Parliament. More than 30 civil society organizers, including SFI, FFNC.in, had urged MeitY in early 2025 not to operationalize section 44(3). The Press Club of India and other press bodies submitted a joint memorandum to the minister in June 2025 raising concerns about impact on journalism, क्योंकि पत्रकारिता पर भी प्रभाव इसका पड़ सकता है 2025. अब जो इम्प्लीकेशन है इसके मैट्रिमोनियल आरटीआई डिस्प्यूट्स पर आते हैं कि इससे क्या असर पड़ रहा है. तो हाउ सेक्शन 44(3) चेंजेस एवरीथिंग इन मैट्रिमोनियल आरटीआई डिस्प्यूट्स. पहला है कि लैंडस्केप बिफोर 13 नवंबर 2025. So, under the original section 81J, the central question in matrimonial RTI cases was, does the maintenance, जो normally 125 से 128 CRPC में होता था, और matrimonial claim constitute larger public interest. ये private dispute है कि public dispute है, ये पहला question था. Sufficient to override the other spouse's privacy under section 81J. Other spouse है वो wife हो सकती है, husband भी हो सकता है. High Court and the CICI developed a sophisticated jurisprudence to answer this question. पहले दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था विजय प्रकाश 2009, जो काफी साल तक वैलिड रहा, कि प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड. तो इसलिए मैट्रिमोनियल केस में कुछ भी सूचना नहीं दी जा सकती. ये सिचुएशन 2009 से 2018 तक चलती रही. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सुनीता जैन केस आया 2018 में कि मेंटेनेंस क्लेम क्रिएट्स ए स्पेशल एंटाइटलमेंट टू हस्बैंड सैलरी. गिरीश देशपांडे डिस्टिंग्विश. तो पता है कि गिरीश देशपांडे केस से अलग है क्योंकि ये 4(1)(b)(10) में ऑलरेडी दिया है कि सैलरी का तो पता चलना चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट की 2018 मेंटेनेंस एक्सेप्शन
कि जो मेंटेनेंस वाला केस है ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में इसलिए सूचना दी जा सकती है। सैलरी डिटेल्स जॉइंटली पर्सनल इन मेंटेनेंस कंटेक्स्ट। तो उन्होंने कहा कि ये पर्सनल है लेकिन ये जॉइंटली पर्सनल है, तो हस्बैंड या वाइफ को डिनाई नहीं किया जा सकता। सीआईसी का जो केस था रहमत बानो केस 2020, इसमें जेनरिक इनकम फॉर्मूला दिया गया जो हम आगे देखेंगे। सो ओनली ग्रोस इनकम डिस्क्लोजेबल इन मेंटेनेंस केसेस, नॉट फुल आईटीआरस। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, केवल 41B10 का जो पार्ट है कि ग्रोस पे, मतलब बेसिक प्लस अलाउंसेस इक्वल टू ग्रोस पे, ये हम देंगे। ग्रोस पे माइनस डिडक्शन इक्वल टू नेट पे, ये हम नहीं बताएंगे। ये सीआईसी का फॉर्मूला है रहमत बानो केस का। अब इसमें जो 13 नवंबर 2025 के बाद चेंज ये हो गया कि अंडर द अमेंडेड सेक्शन 81J द एंटायर डिबेट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट एंड बैलेंसिंग हैज बीन थियोरेटिकली रेंडर्ड रिडंडेंट इफ द अमेंडेड प्रोविजन इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली। अब यदि अमेंडेड प्रावधान जो अभी लागू है वो यदि स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं तो आईटीआर्स नहीं मिलेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, सैलरी रिकॉर्ड्स, सर्विस रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट डिटेल्स ऑफ द अदर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की शिकायत एक दूसरे के खिलाफ, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सो कैटेगरिकली एग्जाम्प्ट एंड कैन नॉट बी डिस्क्लोज। नो मेंटेनेंस एक्सेप्शन, मतलब मेंटेनेंस एक्सेप्शन भी इसमें लागू नहीं होगा। नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, नो बैलेंसिंग। CPIO can now refuse all personal financial information of the other spouse without any need to engage in a balancing or maintenance cases is technically undermined because that formula was itself based on the larger public interest override which has now been removed। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट पर आधारित रहमत बानो फॉर्मूला था तो वो इसमें लागू नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस इसका क्या हो रहा है कि एनी आरटीआई एप्लीकेशन बाय स्पाउस दैट इज हस्बैंड और वाइफ सीकिंग द अदर स्पाउसेस इनकम, सैलरी, इनकम टैक्स रिटर्न्स, service records, asset details, or complaint records from a government authority can now be refused with a brief one-line order. The information sought relates to personal information and is exempt under Section 81G of the RT Act. No further jurisdiction justification is required. The CPIO need not examine whether the exemption is now absolute on the face of the provision. ये अभी इम्पैक्ट हो गया है। Why some CIC benches may still apply रहमत बानो। पहला एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस पेंडिंग, द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट येट रूल्ड, तो अभी फाइनल जजमेंट आया नहीं है। अंटिल ए फाइनल वर्डिंग सम प्रैक्टिशनर्स आर्ग्यू दैट द अमेंडेड प्रोविजन मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मे बी शट डाउन। हो सकता है कि 44(3) को सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर दे। दूसरा, इन मेंटेनेंस केसेस द लॉ ऑफ मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉ एंड सेक्शन 125 CRPC creates an independent legal entitlement to income disclosure, so not derived from RTI Act है या CRPC 125 में। आप ये बिना ये करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है क्योंकि उनको भूखा मारने की कोशिश मानी जाती है, तो ये क्रिमिनल लॉ में पहले से है ये, और ये चैप्टर आगे भी रिटर्न किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। So the matrimonial code and not the RTI route is the correct forum anyway, as the Karnataka SC confirmed in 2026। अब कर्नाटका हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये मामला फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए, आरटीआई इसके लिए सुना, इसके लिए सही फोरम नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि दोनों फोरम के क्या क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है। A certain practical confusion regardless of the outcome of the constitutional challenge, the Karnataka SC ruling in 2026 KSC 11056 and the overall judicial trend make it abundantly clear the matrimonial court is the correct and superior forum for obtaining financial information of a spouse। यह भी कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है। RTI was always a limited and uncertain remedy in this context. The DPDP amendment has made it even more uncertain and legally vulnerable। तो ये अभी फिलहाल लेटेस्ट पोजीशन बन रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फाउंडेशन था वो गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस से आया था, कि जहाँ से व्यक्तिगत सूचना के बारे में सेक्शन 11 को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा था। तो गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस CIC एंड अदर्स का केस 2013, ये 3 अक्टूबर 2012 का जजमेंट डिसीजन है। जस्टिस KS राधाकृष्णन एंड जस्टिस दीपक मिश्रा साहब का था। इसमें एन RTI एप्लीकेशन सॉट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोज, शो कॉज नोटिसेस, ऑर्डर्स ऑफ सेंश्योर, एसेट डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, details of gifts received by public servant and other service related information। The CIC and courts below rejected the RTI application। इसके बाद फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया था इसमें पैरा 12 में बोला था, वी आर इन एग्रीमेंट विद द CIC एंड द कोर्ट्स बिलो दैट द डिटेल्स कॉल्ड फॉर बाय द पिटिशनर, दैट इज द कॉपीज ऑफ ऑल मेमोज issued to the third respondent, show cause notices and orders of censure or punishment etc. are qualified to be personal information as defined in clause G of section 81 of the RTI Act। पैरा 13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई और ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली अ मैटर बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर एंड नॉर्मली दोज एस्पेक्ट्स आर गवर्न्ड बाय द सर्विस रूल्स, कि ऑलरेडी सर्विस रूल में आता है ये सब।
So which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest. पैरा 14 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में जनरली कोट किया जाता है, the details disclosed by person in his income tax returns are personal information which stand exempted from disclosure under clause J of section 81 of the RTI Act unless involves a larger public interest and the central public information officer or the state public information officer or the appellate authority is justified that the larger public interest justifies the disclosure of such information. अब इसका मैट्रिमोनियल केसेस पर गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस का इंपैक्ट क्या हो रहा है कि दिस जजमेंट हैज बीन साइटेड इन वर्चुअली एवरी सीआईसी डिसीजन involving RTI applications by spouses seeking income or RTI details of the other spouse. तो मैट्रिमोनियल केसेस में सीआईसी जनरली इस जजमेंट के आधार पर मना करता है. It forms the baseline from which high courts and the CIC have either distinguished or applies this ruling in the matrimonial contest. कि सूचना देनी हो तो बोलते हैं कि ये जजमेंट लागू नहीं है, इस केस में से अलग पड़ता है और ये अप्लाई नहीं होता, और जब नहीं देना हो तो फिर इसको कोर्ट करके मना कर देते हैं. अब हाईकोर्ट रूलिंग जो है इसमें विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, द फाउंडेशनल हाईकोर्ट रूलिंग और आरटीआई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. ये 1 जुलाई 2009 का है और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एज हिज लॉर्डशिप देन वाज. So a former Indian Air Force officer husband sought information from the Air Force station about his wife's service records, leave applications, nomination forms, documents with financial implications, and record of investments for use in ongoing matrimonial litigation. The CPIO, CIC, and appellate authority all refused the request under Section 81J. The husband challenged this before the Delhi High Court. Petitioner जो था Air Force officer, उनकी argument ये थी कि since the information concerned his wife and not a stranger, the invocation of Section 81J was unjustified. कि जो वाइफ है तो ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये उसका आर्गुमेंट था. He also argued public interest in the disclosure since his wife was a public servant. तो पब्लिक सर्वेंट इसलिए उसकी सूचना देनी चाहिए, ये दूसरी आर्गुमेंट थी. दिल्ली हाईकोर्ट का जो रीजनिंग था पैरा 18 में, द एक्ट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्राइवेट इंडिविजुअल थर्ड पार्टी एंड ए पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिशियल थर्ड पार्टी. तो सभी थर्ड पार्टी के समान राइट्स है प्राइवेसी के. सो सेक्शन 81J प्रोटेक्ट्स बोथ अलाइक, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था. पैरा 21 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा थ्री कंसिडरेशंस फॉर द बैलेंसिंग एक्सरसाइज. पहला, वेदर द इंफॉर्मेशन कॉम्प्राइजेस द इंडिविजुअल्स प्राइवेट डिटेल्स अनरिलेटेड टू हिज और हर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा, whether disclosure is aimed at providing knowledge of proper performance of duties assigned to the public servant, उसकी ड्यूटी से संबंधित है क्या. तीसरा, whether disclosure will furnish information related to establish accountability or transparency in use of public resources, कि इसमें उसकी जवाबदेही या पारदर्शिता होती है क्या. ये तीसरा टेस्ट है और ये तीनों ही टेस्ट पर तय किया कि ये क्रिटिकल होल्डिंग जो था पैरा 24 में कि द पब्लिक इंटरेस्ट आर्गुमेंट ऑफ द पेटिशनर इज प्रीमाइज्ड ऑन द प्ली दैट हिज वाइफ इज अ पब्लिक सर्वेंट. He is in litigation with her and requires information. In the course of a private dispute to establish the truth of his allegation, the litigation is pure and simple, a private one. तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट लिटिगेशन है ये, हस्बैंड वाइफ को आपके साथ झगड़ा. द बेसिक प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय वर्च्यू ऑफ द exemption from disclosure enacted under section 81J cannot be lifted or disturbed. So petition dismissed. इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती हस्बैंड को वाइफ के. और ये विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो ये हस्बैंड को या वाइफ को दोनों को ही एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. अब इसका जो सिग्निफिकेंस है कि दिस इज द लीडिंग प्रेसिडेंट ऑन आरटीआई इन द मैट्रिमोनियल कंटेस्ट साइटेड बाय कोर्ट्स एंड द सीआईसी कंसिस्टेंटली सिंस 2009. इट एस्टैब्लिश्ड दैट ए प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इवन इन्वॉल्विंग ए पब्लिक सर्वेंट स्पाउस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक इंटरेस्ट सफिशिएंट टू ओवरराइड सेक्शन 81J प्रोटेक्शन. अब जो पहला ब्रेक थ्रू हुआ कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक निर्णय आया 2018 में कि वाइफ राइट टू हस्बैंड सैलरी. सो श्रीमती सुनीता जैन वर्सेस पवन कुमार जैन एंड अदर्स, ये निर्णय जो आया ये कंसोलिडेटेड, इसमें दूसरा भी था श्रीमती सुनीता जैन वर्सेस BSNL लिमिटेड एंड अदर्स, हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो इसमें डिवीजन बेंच जस्टिसेस SK सेठ एंड नंदिता दुबे, इनका जजमेंट 15 मई 2018 का. साइटेशन मैंने दिया है. इसका बैकग्राउंड ये था कि सुनीता जैन, ए नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर, was receiving only ₹7,000 per month as maintenance while मतलब LLB थी लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती थी. While her estranged husband, a senior BSNL officer, was drawing a salary of more than ₹2.25 lakh per month. She sought his salary details through RTI from BSNL. The CPIO denied the information. The CIC in 2007
Recording in के ऊपर progress. साइड किया गया एंड द लॉ लेट डाउन इन दैट, ये लैटिन शब्द है, एंड द लॉ लेट डाउन इन दैट केस इज नॉट एप्लीकेबल टू द मैट्रिमोनियल मेंटेनेंस कंटेक्स्ट, कि मैट्रिमोनियल मेंटेनेंस के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है। गिरीश रामचंद्र देशपांडे, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना था। Significance: this was the first High Court ruling to categorically distinguish Girish Ramchandra Deshpande and hold that a wife has an entitlement rooted in marriage law to know her husband's salary when claiming maintenance. Section 818 does not bar this information. So this judgment, along with the Bombay High Court ruling below, become the twin High Court pillars on which the CIC landmark Rahmat Bano order rests. तो हम ये बॉम्बे हाईकोर्ट और रहमत बानो केस देखते हैं सीआईसी का। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो केस था, द मेंटेनेंस एक्सेप्शन टू प्राइवेसी, ये राजेश रामचंद्र किडिले वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स, ये हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे नागपुर बेंच का 22 अक्टूबर 2018 का जजमेंट है। एन आरटी एप्लीकेशन सॉट सैलरी स्लिप्स ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द हस्बैंड, फाइल्ड बिफोर द महाराष्ट्र एसआईसी। द हाईकोर्ट वाज एग्जामिनिंग वेदर सैलरी स्लिप्स कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 81J। ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया। जनरल प्रिंसिपल जो था पैरा 8 ऑफ द जजमेंट कि perusal of this application shows that salary slips for the period mentioned in the application have been sought for by the advocate. As rightly submitted by the learned counsel for the petitioner, the salary slips contain such details as deduction made from the salary, remittances made to the bank by way of loan installments, remittances made to the income tax authority towards part payment of the income tax for the concerned month, and other details relating to contribution made to provident fund etc. मतलब इसमें पूरे deductions की भी information होती है। It is here that the information contained in the salary slips as having the characteristic of personal nature. Any information which discloses, as for example, remittances made to the income tax department towards discharge of tax liability or to the bank towards discharge of loan liability, would constitute the personal information and would encroach upon the privacy of the person. ये जो सैलरी स्लिप का जो लेफ्ट होता है वो पब्लिक है, जो राइट पार्ट होता है वो प्राइवेट है, पर्सनल है। द मैट्रिमोनियल एक्सेप्शन फ्रॉम पैरा 8 ऑफ द जजमेंट, इसमें यह था कि इट वुड हैव बीन ए डिफरेंट मैटर had the information been sought by the wife of the petitioner in order to support her contention in a litigation which she filed against her husband. In a litigation where the issue involved is of maintenance of wife, the information relating to the salary details no longer remain confined to the category of personal information concerning both husband and wife, which is available with the husband hence accessible by the wife. Significance: this ruling by the Nagpur bench created the critical maintenance exception. तो उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस के मामले है तो उसमें दिया जाना चाहिए हस्बैंड या वाइफ को। That in maintenance litigation, salary information is no longer solely the husband's personal information, but jointly concerns both husband and wife, making it accessible to the wife. Along with Sunita Jain, Madhya Pradesh High Court, this become the foundation for the CIC's रहमत बानो क्या है कि हस्बैंड को वाइफ की सैलरी का जानने का अधिकार है या नहीं है। तो पहले हम सीआईसी का रहमत बानो केस देखते हैं, बाद में फिर जेंडर न्यूट्रल हम डिसीजन देखेंगे। तो सीआईसी का एक वाटरशेड डिसीजन है कि वाइफ कैन एक्सेस हस्बैंड ग्रोस इनकम। अब इसमें कहा कि ग्रोस इनकम पता चलेगा, नेट इनकम पता नहीं चलेगा। सो रहमत बानो वर्सेस सीपीआईओ, ऑफिस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर जोधपुर। इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर नीरज कुमार गुप्ता का 6 नवंबर 2020 का निर्णय है। फैक्ट्स ये है, रहमत बानो फाइल्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग copies of the income tax returns of her husband, Mohammad Rafiq, for the period 2017-18. The CPIO denied the information under Section 81J. The first appellate authority upheld the denial. Rahmat Bano approached the CIC in her second appeal. CPIO का पोजीशन क्या था? The information sought is personal information of the husband as a third party and so specifically written to the CPIO that his information not be disclosed. उसने CPIO को भी लिखा कि मेरी सूचना ना दिया जाए। अब सीआईसी का एनालिसिस क्या था? द कमीशन नोटेड द बेसलाइन पोजीशन फ्रॉम विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट 2009, दैट इन प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेक्शन 81J कैन नॉट बी डिस्टर्ब। कि डिस्प्यूट प्राइवेट है तो इसलिए 81J जो है ये पब्लिक सूचना या पर्सनल होने की वजह से नहीं दिया जा सकता। हाउएवर, मेकिंग ए डिस्टिंक्शन, द कमीशन नोटेड ऑन श्रीमती सुनीता जैन वर्सेस पवन कुमार जैन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एंड राजेश रामचंद्र किडिले वर्सेस महाराष्ट्र एसआईसी, बॉम्बे हाई कोर्ट 2018। तो ये दोनों केस का भी ध्यान रखा और ये तीन अलग अलग जो है, तीन हाई कोर्ट के डिसीजन, इसके आधार पर सीआईसी ने ये डायरेक्शन दिया कि पैरा 9 में, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अफोरमेंशन्ड एनालिसिस एंड द जजमेंट्स ऑफ द हायर कोर्ट्स, द कमीशन डायरेक्ट्स द रिस्पोंडेंट टू इन्फॉर्म द एपेलेट अबाउट द जेनेरिक डिटेल्स ऑफ द नेट टैक्सेबल इनकम, ग्रोस इनकम ऑफ हर हस्बैंड हेल्ड and available with the public authority for the period 2017-18 within a period of 15 working days from the date of receipt of this order. इसमें दो चीजें डिस्क्लोज करने का कहा था, नेट टैक्सेबल इनकम कि कितने इनकम पर टैक्स लगता है, और दूसरा ग्रोस इनकम
ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि ग्रोथ तो वैसे भी बताया जाता है 41B10 में। इसमें इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या था? द कमीशन डायरेक्टेड ओनली जेनेरिक डिटेल्स, मतलब एक ही बस अमाउंट बता दिया जाए, ब्रेकअप और ये सब ना दिया जाए डिटेल। तो ग्रोथ और नेट इनकम फिगर्स, तो ग्रोथ पे नेट पे दो आइटम बता दिए जाए। फोटो कॉपीज ऑफ एक्चुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स वेर नॉट ऑर्डर टू बी डिस्क्लोज, कि एक्चुअल कॉपी नहीं मिलेगी इनकम टैक्स रिटर्न की, एज दैट वुड बी एक्सेसिव डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। The Rahmat Bano decision became one of the most cited CIC orders in Indian RTI jurisprudence relating to matrimonial disputes. Hundreds of subsequent applications by both wives and husbands have relied on this decision to seek the generic income details of their estranged spouses. तो इसमें दो आइटम मिल जाते हैं इस जजमेंट को साइट डिसीजन को साइट करने से, ग्रोथ पे नेट पे। अब जेंडर न्यूट्रल डिसीजन है कि हस्बैंड को वाइफ के डिटेल मिल सकते हैं कि नहीं। तो ये केस है आरटीआई वर्क बोथ वेज, आरटीआई दोनों तरह से काम करता है। सो सीआईसी एक्सटेंड्स रहमत बानो टू हस्बैंड्स। इसमें तीन केस है, हम देखते हैं। पहला केस है यश मल्होत्रा वर्सेस सीपीआईओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सरोज पुनानी, डेट September 27, 2023. So, husband involved in an ongoing maintenance case filed RTI seeking generic details of net taxable income, gross income of his wife. The CPIO denied information under Section 81J. First appeal also rejected, citing Girish Ramchandra Deshpande. CIC's response was, while acknowledging that the Vijay Prakash ruling, Delhi High Court, held that Section 81J protection cannot be lifted in public private disputes, and noting the Girish Ramchandra Deshpande position, the Commissioner referred to Rahmat Bano and the two High Court decisions that underpinned it. तो उसमें कहा कि चूंकि वाइफ को हस्बैंड की मिल सकती है, तो हस्बैंड को भी वाइफ की सूचना मिलना चाहिए। सो कमीशन डायरेक्ट्स द सीपीआईओ टू प्रोवाइड ओनली द जेनेरिक डिटेल्स ऑफ द नेट टैक्सेबल इनकम, ग्रोस इनकम। ये जो जेनेरिक इनकम का फॉर्मूला है कि दो आइटम बता दिए जाए, ग्रोस पे नेट पे, बाकी डिटेल्स ना दिए जाए। of the appellant's wife for the specified time period as contained in the RTA application to the appellant free of cost within 15 days from the date of receipt of this order. दूसरा जो केस है जेंडर न्यूट्रल, नवीन मनोचा वर्सेस पीआईओ इनकम टैक्स ऑफिसर, कि जहां पे हस्बैंड वाइफ के सैलरी के डिटेल्स मांगता है। सो 26 दिसंबर 2025 का केस है। हस्बैंड इन अ पेंडिंग मेंटेनेंस केस बिफोर फैमिली कोर्ट चंडीगढ़ sought his wife's generic income details. Wife was engaged in private business but was claiming maintenance. So CIC held directed CPIO to provide generic income or gross income details of wife, applying the Rahmat Bano precedent in a gender neutral manner. कि चूंकि वाइफ को हस्बैंड का मिल सकता है, तो हस्बैंड को भी वाइफ के डिटेल्स मिलना चाहिए। तो इसमें रहमत बानो केस को फॉलो किया गया। तीसरा जो केस है नीरज श्रीधर वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। So decided 16 November 2022, husband, a Bollywood singer, sought income details of wife who was managing his finances and now claimed maintenance against him while allegedly earning through production companies. So CIC had directed CBI to provide generic details of gross or net income of wife free of cost. ये आरटीआई फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मनी लाइफ में रिपोर्टेड केस है। सिग्निफिकेंट, द सीआईसी हैज मेड क्लियर दैट द एंटाइटलमेंट to generic income information under the Rahmat Bano formula is gender neutral. So both husbands and wives can invoke it in pending maintenance proceedings. तो इस तरह के तीन है जो हस्बैंड के फेवर में की वाइफ के डिटेल मांग सकते हैं। नाउ सीआईसी ड्रॉज द लाइन व्हाट इज नॉट डिस्क्लोजेबल। तो अब हम देखेंगे कि क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। सो द यूनिट्स ऑफ आरटीआई इन द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट व्हाट द सीआईसी विल नॉट अलाउ। सो सुनील कुमार वर्सेस सीपीआईओ का केस है, डीजीक्यूए सीओआरडी ऑफिस, cited in RTI Foundation of India database CIC decision. Facts ये थे इस केस के, husband sought from a government department wife's complete office address, names of dependents as per records submitted by wife 2012 to 2023, copies of income and residence proof of dependents, wife's pay level, basic and gross pay, copy of salary slip, ये सूचना मांगी गई थी। CIC held in these types of matrimonial dispute cases only information which can be provided under the RTI Act is information pertaining to gross income, net income, which has already been provided by the respondent to the appellant on 14 March 2023, and no can the appellant under the provisions of RTI Act appeal dispose of. तो इसमें जो सूचना दे दी गई वो पर्याप्त है और कोई सूचना नहीं दी जा सकती लगी। दूसरा जो लिमिट्स व्हाट सीआईसी कंसिस्टेंटली रिफ्यूज इन मैट्रिमोनियल केसेस, सीआईसी मैट्रिमोनियल फिगर्स नहीं मिलेंगे, सैलरी स्लिप नहीं मिलेगी व्हिच कंटेन लोन डिडक्शंस, पीएफ कंट्रीब्यूशंस एटसेट्रा, पर्सनल रेजिडेंशियल एड्रेस और करंट पोस्टिंग डिटेल्स ऑफ द स्पाउस। सीआईसी का कहना था कि इससे हरासमेंट हो सकती है, तो अभी कहां पोस्टेड है ये ना बताया जाए। कैनरा बैंक वर्सेस सीएस श्याम केस को फॉलो करते हुए डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द स्पाउस, खाता संख्या ना दिए जाए,
CICR परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑफ द स्पाउस, क्योंकि ये जो ऑफिशियल परफॉर्मेंस है, ये इट इज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, इसका घरेलू मामलों से संबंध नहीं है. So the generic income formula is a narrow exception. It is the only information the CIC will disclose in matrimonial RTI cases. All other personal, financial and service details of the spouse remain exempt under section 8(1)(j. तो ग्रोस के नेट पे मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेंगे. ये समरी है इसका. अब दिल्ली हाईकोर्ट का जो है कि कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्रीवियस हस्बैंड्स, क्या ये दिया जा सकता है या नहीं. सो RTI कैनॉट रिवील वाइफ कंप्लेंट अगेंस्ट प्रीवियस हस्बैंड्स, क्योंकि इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं. सो अमित मेहरिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, 2021 का केस है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, 17 अगस्त 2021 का जजमेंट है. ए हस्बैंड, थर्ड हस्बैंड filed 4 RTI applications seeking from the Delhi police whether complaints were lodged by his wife against her previous husbands. अब उसके पहले के जो पति थे, पहले के दोनों पति, अंडर सेक्शन 154 CRPC एंड सेक्शन 498A, 406, 377, 34 IPC. स्टेप्स टेकन परस्यूएंट टू सच कंप्लेंट्स. क्या उसने पिछले 2 पति के खिलाफ भी शिकायतें की है क्या, या FIR की है क्या, और उनकी कॉपीज. स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स एंड कॉपीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स. He needed this to establish viability of his marriage on the ground of fraud under section 25(3) of the Special Marriage Act 1954. कि पिछले 2 पति के साथ हुआ है, तो इसलिए मेरे साथ भी हो रहा है, ये गलत है, और इसलिए मैरिज को वाइड डिक्लेयर किया जाए. तो CIC ऑर्डर था 5 जनवरी 2021. CIC अपील डिनायल अंडर 8(1)(j. CIC ने बोला कि यह सूचना वाइफ के बारे में नहीं दी जा सकती, मतलब प्रीवियस हस्बैंड के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो सूचना नहीं दी जा सकती कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का ये कहना था, द पर्सनल इंफॉर्मेशन इन दिस केस does not relate only to the petitioner or the wife but also to those other persons who were the subject matter of the said complaints and FIR. कि अब ये दूसरे 2 पति है पहले के, उनके बारे में है, उनकी व्यक्तिगत सूचना है. Thus the exception under Section 8(1)(j) of the RTI Act 2005 would clearly apply in the present case. Accordingly, this court is of the opinion that the impugned order does not warrant any interference in as much as the information sought is governed by Section 8(1)(j) of the RTI Act 2005. तो इसलिए ये सूचना 8(1)(j) में आती है और ये व्यक्तिगत है, ना दिया जाए. रिलीफ ग्रांटेड, पार्शियल रिलीफ जो कोर्ट ने दिया कि द कोर्ट परमिटेड द पेटिशनर टू प्लेस ओपन स्टेटस रिपोर्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय दिल्ली पुलिस बिफोर एप्रोप्रिएट फोरा, मतलब फैमिली कोर्ट के सामने, फॉर सीकिंग समनिंग ऑफ रिमेनिंग रेलेवेंट रिकॉर्ड्स. कि फैमिली कोर्ट कर सकता है, सूचना आयोग इसमें नहीं कर सकता. एन एक्सचेंज स्पाउस कैनॉट access his wife's police complaints filed against her previous husband under RTI. Such information is personal information not only of the applicant's wife but also of the previous husbands. तो वाइफ की भी पर्सनल है और पिछले दोनों हस्बैंड की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अगेंस्ट whom the complaints were filed. तो इसलिए ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है. अब लेटेस्ट हाईकोर्ट रूलिंग जो है कर्नाटक हाईकोर्ट का अभी जो आया है 2026 में रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि IT रिटर्न्स आर नॉट एक्सेसिबल थ्रू RTI, गिरीश रामचंद्र देशपांडे को फॉलो करते हुए. सो इनकम टैक्स ऑफिसर एंड CPIO वर्सेस गुल सनोबर बानो जफर अली अंसारी एंड अनदर. तो इसका 2026 का साइटेशन दिया कर्नाटक हाईकोर्ट का. हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका जस्टिस सूरज गोविंदराज, इनका फरवरी 2026 का है. काउंसिल फॉर पेटिशनर एडवोकेट्स M दिलीप एंड YV रविराज. क्या था इस केस का, द कंटेक्स्ट, दिस केस अरोज फ्रॉम वन ऑफ सेवरल कर्नाटका ST पिटिशंस फाइल्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेंस्ट CIC ऑर्डर. इनकम टैक्स रिपोर्ट देने का ऑर्डर कर दिया सूचना आयोग ने इनकम टैक्स कमिश्नर को. इनकम टैक्स कमिश्नर ने चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट में. द CIC had raised on the relied on the Rahmat-Bano formula in earlier decisions. That's where wife filed an RTI application seeking copies of her husband's income details of tax paid and connected bank accounts for use in maintenance proceeding. The CPIO rejected under section 8(1)(e), that is fiduciary relationship. क्योंकि ये इनकम टैक्स ऑफिसर को ये किया गया था, इनकम टैक्स ऑफिस को RTI. The CPIO rejected under section 8(1)(e) fiduciary relationship. The first appellate authority upheld. The CIC allowed the second appeal and directed disclosure. The income tax department moved the Karnataka High Court. Held declaration by the court. It is declared that income tax returns, assessment particulars, and related financial details of an assessee constitute personal information within the meaning of section 8(1)(j) of the Right to Information Act 2005 and are exempt from disclosure under the said provision unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants disclosure. ये अमेंडमेंट के पहले की सिचुएशन थी. ऑन द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, क्योंकि कानून बाद में चेंज हुआ है. सो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव्स टैक्स रिटर्न्स इन अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड स्टैट्यूटरी कॉन्फिडेंस.
तो ये 8(1)E में एग्जेम्प्ट है. Such information is not part of public functioning but pertains to private financial affairs. So section 8(1)E fiduciary also protects the information. तो 8(1)J के अलावा 8(1)E भी प्रोटेक्ट करता है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है. On the section 138 Income Tax Act argument कि section 138 of the Income Tax Act 1961 is a special statute governing disclosure of tax information. अब इसमें भी कहा है कि क्या सूचना दी जा सकती है, क्या नहीं दी जा सकती है. So its procedure must be respected before any disclosure is directed. तो देना भी है तो 138 की जो प्रोसीजर है इनकम टैक्स एक्ट की वो फॉलो करनी पड़ेगी. आरटीआई कैनॉट ओवरराइड सेक्शन 138 स्पेसिफिक प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, क्योंकि सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार है, कैसे सूचना मिलेंगी ये अधिकार नहीं है, तो प्रोसीजरल कोई डिफेंस इसमें नहीं है, इसलिए वो फॉलो करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट की जो प्रोसीजर है वो. ऑन आरटीआई वर्सेस मैट्रिमोनियल कोर्ट, अब ये दोनों कोर्ट के जो पावर है, सूचना आयोग वर्सेस फैमिली कोर्ट, तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोनों के पावर इसमें बताया. The appropriate course for the wife was to seek protection of the income tax returns through the competent matrimonial court, क्योंकि फैमिली कोर्ट ऑर्डर कर सकता है rather than by invoking the provisions of the RT Act. The RT Act is not the appropriate mechanism for obtaining income tax returns of a spouse in the context of maintenance proceedings. The courts adjudicating maintenance claims have ample powers to summon documents and compel disclosure of financial information. फैमिली कोर्ट को ऑलरेडी ऐसा पावर पहले से ही है 1984 के एक्ट के तहत, फैमिली कोर्ट्स एक्ट. And the procedural safeguards available in judicial proceedings are far more appropriate than the relatively blunt instrument of an RT application. क्योंकि RT फिर एक को दे दिया तो सबको देनी पड़ेंगे. So on matrimonial claims as public interest, so matrimonial disputes on maintenance claims by themselves do not automatically amount to public interest. So कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट राउंड नहीं है, ये प्राइवेट डिस्प्यूट हो सकता है. So CIC ऑर्डर सेट असाइड. अब कर्नाटक हाईकोर्ट का जो अभी कुछ गाइडलाइंस इसमें दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दिया है सीपीआईओ के लिए और सीआईसी के लिए. सो इनकम टैक्स ऑफिस एंड सीपीआईओ वर्सेस कुल सनोबर, इस केस में गाइडलाइन ये दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट लेट डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर सीपीआईओस, एपेलेट अथॉरिटीज एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स व्हेन हैंडलिंग आरटीआई एप्लीकेशंस फॉर इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. गाइडलाइन 1 ये है कि एग्जामिन फर्स्ट वेदर द इंफॉर्मेशन सॉर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 8(1)G ऑफ द आरटीआई एक्ट. ये पर्सनल है कि नहीं ये सबसे पहले देखो. इनकम टैक्स रिटर्न्स, असेसमेंट डिटेल्स एंड बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स आर पर्सनल इंफॉर्मेशन. ये केस चूंकि पहले का था, मतलब अमेंडमेंट जो आया तो इसलिए पुराने कानून के तहत ही डिसाइड किया उन्होंने. संसद ने जो नया कानून बदला वो फिर बाद में लागू होता है. एग्जामिन, दूसरा ये कि एग्जामिन वेदर द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन अ फिडुशियरी कैपेसिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 8(1)E, कि अभी 8(1)E में एग्जेप्ट है क्या. द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड एन असेसी इज अ फिडुशियरी वन. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यदि आरटीआई लगाई जाती तो ये फिर जो है वो विश्वासिक नातेदारी हो जाती है. तीसरा गाइडलाइन, डिटरमाइन वेदर द डेमोन्स्ट्रेबल लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट exists. So matrimonial disputes or maintenance claims by themselves do not constitute the larger public interest contemplated by section 8(1)J. ये प्राइवेट डिस्प्यूट है, पब्लिक डिस्प्यूट नहीं है. इनका प्राइवेट इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये कोर्ट का कहना. चौथा, बिफोर ऑर्डरिंग डिस्क्लोजर ऑफ एनी टैक्स रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मस्ट बी रिस्पेक्टेड. सेक्शन 138 इज लेक्स स्पेशलिस, मतलब स्पेशल लॉ, ये लैटिन शब्द है, दैट गवर्न्स दिस डोमेन. तो स्पेशल लॉ ओवरराइड्स द जनरल एक्ट that governs the domain and overrides the RTI Act in this specific regard. क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ये स्पेसिफिक प्रोविजन है तो इसलिए ये इसको ओवरराइड करता है इस मामले में, डिस्क्लोजर के मामले में, क्योंकि RTI एक्ट जनरल कानून है. पांचवा गाइडलाइन था, इशू थर्ड पार्टी नोटिस टू द स्पाउस whose information is sought under section 11(1) of the RTI Act and consider their objections before any disclosure. कि देना भी है तो 11(1) की प्रक्रिया फॉलो किया जाए और फिर जो भी उसमें होता है कि निर्णय पारित किया जाए 1 महीना 3 महीना फर्स्ट सेकंड अपील का 19/2/19 में टाइम दिया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. So direct the RTI applicant or spouse to approach the competent matrimonial court, family court or maintenance court for obtaining financial documents. मेंटेनेंस कोर्ट मैजिस्ट्रियल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट, और जो फैमिली कोर्ट है या मैट्रिमोनियल कोर्ट है ये सिविल कोर्ट होता है. तो दोनों के पावर अलग अलग है, तो वहां पे अप्रोच किया जाए. कोर्ट्स हैव एम्पल पावर्स अंडर ऑर्डर 11 CPC, सेक्शन 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 91 ऑफ CRPC टू समन एंड कंपेल प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. कोर्ट भी कर सकता है, 91 में पुलिस भी कर सकती है नोटिस CRPC में. तो ये वर्डिक्टम है और शोन कपूर में ये रिपोर्टेड जजमेंट है. द जेनेरिक इनकम फार्मूला, अब जो जेनेरिक इनकम फार्मूला है ये क्या है ये हम देखेंगे. एंड हाउ डिड इट डेवलप. द फार्मूला इन मैट्रिमोनियल RTI केसेस इन्वॉल्विंग अ मेंटेनेंस डिस्प्यूट, द CIC since the Ramat Bano decision of 2020 has adopted a middle path approach कि neither ordering full disclosure of
ITRs and salary slips, nor completely refusing all information कि ग्रोथ पे नेट पे तो वैसे भी बताया जाना चाहिए. सो उसमें ग्रोथ पे था पहले, अब उन्होंने कहा कि नेट पे भी बता दिया जाए लेकिन डिटेल ना दिया जाए. सो इंस्टेड the CIC orders the CPI to provide only the generic details of the net taxable income, gross income of the spouse for the specified time period. तो नेट टैक्सेबल इनकम, ग्रोस इनकम ये बताया जाए. What this means in practice, only a one-line income figure is provided. For example, gross income for each assessment year. Not actual ITR. ITR की कॉपी नहीं मिलेंगी. Which contain bank account details, investment details, loan remittances, PF contributions, all of which are highly personal. Not salary slips, कि salary slip नहीं मिलेंगी क्योंकि 41B10 में केवल ग्रोस पे का कहा गया है. So salary slips which contain similar personal information, not assessment orders, challans और बैंक स्टेटमेंट्स. तो ये फॉर्मूला जो जेनेरिक इनकम फॉर्मूला अब लागू होता है. व्हाई दिस बैलेंस? द सीआईसी हैज ट्राइड टू बैलेंस टू कॉम्पीटिंग वैल्यूज. पहला है द राइट ऑफ ए डिपेंडेंट स्पाउस फॉर टू फेयर मेंटेनेंस, क्योंकि हस्बैंड या वाइफ का जो है डिपेंडेंट स्पाउस का अधिकार होता है मेंटेनेंस का, जीवन निर्वाह भत्ता. सो विच रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द अदर स्पाउसेस अर्निंग कैपेसिटी. तो अर्निंग कैपेसिटी पहले 500 था, फिर बढ़ा के 5000 कर दिया. अब हस्बैंड की वाइफ का 50% तक मिल सकता है. The right to privacy of the third party, that is the other spouse, so protected under section 81J and article 21, that is post Ottaswamy. So conditions for invoking the formula based on the CIC decisions in Rahmat Bano. तो इसमें राइट टू प्राइवेसी जो है दूसरे स्पाउस का, ये भी प्रोटेक्ट किया गया, इसलिए दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई. Based on the CIC decisions in Rahmat Bano, Yash Malhotra, Naveen Manocha, Neeraj Sridhar and others, there must be a subsisting matrimonial relationship, that is legally wedded spouse. दूसरा, a maintenance case or matrimonial case must be pending before a judicial court. तीसरा, the applicant should provide documentary proof of both, मतलब मैरिज का भी प्रूफ और पेंडिंग केस का भी प्रूफ. एंड द रिक्वेस्ट मस्ट बी फॉर जेनेरिक इनकम, नॉट फॉर कॉपीज ऑफ ITRs, कि जेनेरिक इनकम का रिक्वेस्ट होना चाहिए. The Karnataka High Court in 2026 has set aside CIC orders directing even this generic income in the context of ITRs. तो उन्होंने कहा कि ITR बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा, ये सबूत देने के बाद भी. The tension between the CIC's Rahmat Bano approach and the Karnataka High Court ruling, एक CIC का निर्णय है, कर्नाटका हाई कोर्ट का है, presents an unresolved conflict that will require माइक मैं बंद कर देता हूँ. किसका इन्होंने रिनेम भी नहीं किया अपने आप को. So the tension between CIC's Rahmat Bano approach and the Karnataka High Court ruling represents an unresolved conflict that will require authoritative resolution by higher court or parliament. कि इसको सुप्रीम कोर्ट या संसद इसको रिजॉल्व कर सकती है. ये आईटीआई फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एससीसी ऑनलाइन, लाइव लॉ, मनी लाइफ में रिपोर्टेड केस है. और सीआईसी का जो कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोच है, अलग अलग केस में जो अलग अलग निर्णय है, तो हम दोनों अप्रोच देखते हैं. पहला अप्रोच ये है कि द रिस्ट्रिक्टिव व्यू फॉलोइंग विजय प्रकाश की सूचना ना दिया जाए. सो सेक्शन 81J बार्स ऑल डिस्क्लोजर ऑफ ए स्पाउसेस इनकम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ए प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रिगार्डलेस ऑफ वेदर मेंटेनेंस इज एट स्टेक. ये 2009 का केस है. CIC decisions following this approach, various benches of the CIC from 2009 onwards have routinely denied all financial information of the other spouse, citing the Delhi High Court ruling in Vijay Prakash 2009 and the SC ruling in Girish Ramchandra Deshpande 2012 का, जो 2013 में रिपोर्ट हुआ. The progressive view following Rahmat Bano, a narrow exception to section 81J exists in matrimonial maintenance cases. The spouse can receive generic income details. So CIC decisions following this approach, post 2020, Rahmat Bano 2020, Yash Malhotra 2023, Naveen Manocha 2025, Neeraj Sridhar 2022 and many others. पटना हाईकोर्ट का भी एक सिमिलर डिसीजन है जो मैंने साइड नहीं किया यहाँ पे. उसमें भी कहा था कि ये एक्सेप्शन लागू होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के मामले में. The conflict described in CIC decisions themselves. The CIC in the case of Sanket Thapar, reported in Tax Guru 2022, noted this bench has dealt with cases bearing the same factual matrix, and the stance that has been maintained by it so far is that the information sought for in the RTA application pertains to the personal information of a third party and stands duly exempted under section 81J of the RTA Act. In the recent past, this bench has met with the continuing reliance placed by staggering number of applicants on the decision dated 6 November 2020 of a coordinate bench of the commission in the Rahmat Bano case, wherein the disclosure of the gross income was allowed to the estranged wife on the ground of sustenance and livelihood of the family. कि वाइफ का अधिकार है, तो इसलिए सस्टेनेंस एंड लाइवलीहुड ऑफ फैमिली का सवाल है, इसलिए सूचना दी जाए. अब एमपी हाईकोर्ट का
जो 2018 का जजमेंट है कि वाइफ इज एंटाइटल्ड टू हस्बैंड सैलरी इन मेंटेनेंस कंटेक्स्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का 2009 का जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी तीनों हाई कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट देखने में आ रहा है 2009, क्योंकि ये मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए इस तरह का डायरेक्ट। इन प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स सेक्शन 8(1) कैन नॉट बी डिस्टर्ब। कर्नाटक हाईकोर्ट का 2026 का कहना है IT returns are exempt even in maintenance context. Matrimonial courts are the proper forum. Status as of February 2026, there is no Supreme Court ruling specifically addressing the Rahmat Bano formula. The matter needs authoritative resolution. अब हम देखते हैं कि क्या क्या मांगा जाना चाहिए RTI एप्लीकेशन लगाते वक्त, क्या क्या नहीं मांगना चाहिए. So what can be legitimately sought through RTI and matrimonial cases? So permissible RTI applications in matrimonial dispute category 1, gross net income information. यह मिल जाएगा सब्जेक्ट टू CIC डिस्क्रिप्शन, मतलब अधिकार के रूप में नहीं, CIC का विवेकाधिकार फिर भी रहता है. फॉलोइंग रहमत बानो CIC 2020 एंड सुनीता जैन MPSC 2018. So generic details of gross income or net taxable income of a spouse can be sought through RTI if a maintenance case is pending before a court applicable to both husbands and wives. मतलब ये जेंडर न्यूट्रल है, हस्बैंड को वाइफ का और वाइफ का हस्बैंड का, दोनों को एक दूसरे का सूचना मिल सकती है. कैटेगरी 2 है मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मैंडेटरी, क्योंकि ये तो 41B10 में है. सो सेक्शन 41B10 ऑफ RTI Act mandates that every public authority voluntarily disclose the monthly remuneration received by each of its officers and employees. So CIC in Jyoti Shehrawat case, January 2014, details of a government employee's salary is not third party information. It must be voluntarily disclosed and cannot be withheld from the spouse. बल्कि ये तो डिस्क्लोज के बंदे, ये तो पब्लिश किया जाना चाहिए वेबसाइट पे इस टाइप का इंफॉर्मेशन. तीसरा कैटेगरी FIR स्टेटस एंड जनरल कंप्लेंट स्टेटस. So spouses may seek the status of complaints or FIRs filed as opposed to copies of the complaint itself. कभी-कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में सिविल के अलावा क्रिमिनल केस भी हो जाते हैं. तो ये जो FIR स्टेटस और जनरल कंप्लेंट ये दिया जाए. ये अमित मेहरिया वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट का 2021 का जजमेंट है. While the court upheld denial of complaint copies, कि कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिलेंगी, it permitted the petitioner to use open status reports already provided by Delhi police before the appropriate fora. कि जो ऑलरेडी पुलिस ने फाइल कर दिया अप्रोप्रिएट फोरम में, मतलब मैजिस्ट्रियल कोर्ट या फैमिली कोर्ट के सामने, तो वो स्टेटस रिपोर्ट दे दिया जाए. चौथा कैटेगरी जो मांगा जा सकता है कि रेवेन्यू प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स. सो पब्लिकली अवेलेबल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस, इनकम रन सर्टिफिकेट्स हेल्ड बाय सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आर एक्सेसिबल थ्रू RTI एज दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. पांचवा कैटेगरी है कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड केस स्टेटस, क्योंकि ये तो वेबसाइट पे होता ही है. So status of pending cases, dates and certified copies of court orders which are public records of public authorities, the courts are accessible under the RTI Act. छठा इंफॉर्मेशन जो मांगा जाना चाहिए अब मिल सकता है गवर्नमेंट वेलफेयर एंड बेनिफिट्स. सो इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट्स अंडर विच द स्पाउस और चिल्ड्रन आर एनरोल्ड, फॉर एग्जांपल हेल्थ स्कीम्स, राशन कार्ड डिटेल्स फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, ये सूचना RTI में मिल सकती है. क्या नहीं मिल सकता है, तो ये हम देखते हैं कि पहला इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिलेंगे, तो full copies. So Karnataka SC 2026, IT returns are personal information under section 8(1) and also protected under the fiduciary exemption section 8(1)(e) and section 138 income tax act. तो ये तीन प्रोविजन में exempted है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं मिलेगा. दूसरा सैलरी स्लिप्स, ये नहीं मिलेगा. So राजेश रामचंद्र किडिले, बॉम्बे हाई कोर्ट 2018, salary slips contain loan deductions, PF contributions, tax remittances, all personal information not disclosable except possibly to the wife in a maintenance case where the issue is specifically one of salary. तीसरा जो नहीं मिलेगा कि सर्विस रिकॉर्ड्स, ACRs, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये नहीं मिलेगा. तो विजय प्रकाश दिल्ली हाई कोर्ट 2009 एंड गिरीश रामचंद्र देशपांडे सुप्रीम कोर्ट 2013. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन नॉट डिस्क्लोजेबल इन ए प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट. चौथा डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट्स, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, ये नहीं मिलेगा. CIC सुनील कुमार केस, इंफॉर्मेशन ऑन नेम्स ऑफ डिपेंडेंट्स, इनकम प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट्स और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स रिफ्यूज्ड इन मैट्रिमोनियल केसेस. पांचवा जो नहीं मिलेगा कंप्लेंट फाइल्ड बाय स्पाउस अगेंस्ट प्रीवियस हस्बैंड्स और वाइफ्स. तो अमित मेहरिया दिल्ली हाई कोर्ट 2021, कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द वाइफ अगेंस्ट हर एक्स हस्बैंड आर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ द वाइफ एंड द एक्स हस्बैंड, सेक्शन 8(1) फुल्ली एप्लीकेबल. छठा फुल कॉपीज ऑफ FIR और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ये नहीं मिलेगा. सो सेक्शन 8(1)(h) ये भी लागू होता है, क्योंकि पेंडिंग है तो उसमें जो एप्रीहेंशन, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन अफेयर हो सकता है, तो 8(1)(h) में एग्जम्प्ट है, ये कहना है. सो 8(1)(h) also applies when disclosure would impede investigation. अमित मेहरिया केस, copies of investigation reports not disclosable through RTI in matrimonial context. तो हस्बैंड वाइफ के क्रिमिनल केस में भी इस तरह की सूचना नहीं दी जाएगी. रेसिडेंशियल एड्रेस, करंट पोस्टिंग, इफ स्पाउस हैज relocated. So CIC सुनील कुमार केस, current office address and posting details refused. Such information could facilitate harassment.
तो अभी हस्बैंड या वाइफ कहाँ पर है पोस्टेड, ये सूचना नहीं दी जाएगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है, कैनरा बैंक वर्सेस सी एस श्याम 2012। डिटेल्स 2013, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट नंबर्स। So these are personal fiduciary financial details going beyond generic income कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और बैंक अकाउंट नंबर है ये नहीं मिलेंगे। The CIC has consistently refused disclosure of property details and account numbers in matrimonial cases. Now RTI versus court discovery, the critical distinction. अब हम देखेंगे कि किस मामले में RTI लगानी चाहिए, किस मामले में फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए। So Karnataka High Court 2026 expressed this most clearly. The RTI Act is not the appropriate mechanism for obtaining income tax returns of a spouse in the context of maintenance proceedings. The courts adjudicating maintenance claim have ample powers to summon documents and compel disclosure of financial information. ये already CPC में उनके पास powers है, CRPC में भी है, criminal या magisterial courts को. And the procedural safeguards available in judicial proceedings are far more appropriate than the relatively blunt instrument of an RTI application. क्योंकि आरटीआई में प्रॉब्लम ये है कि एक को दिया तो दूसरे को देना पड़ेगा 81J में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केस टू केस बेसिस, लेकिन संसद ने वो अमेंड कर दिया। नाउ जुडिशियल मैकेनिज्म्स अवेलेबल इन मैट्रिमोनियल कोर्ट्स। अब क्या क्या धारा या प्रावधान है कि जिसमें ये मैट्रिमोनियल कोर्ट या फैमिली कोर्ट से मांगे जा सकते हैं। पहला है ऑर्डर 11 CPC 1908। सो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ए पार्टी में सीक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द अदर पार्टी टू डिस्क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट्स इन देयर पोजेशन और पावर रिलेटिंग टू मैटर्स इन क्वेश्चन। तो सिविल कोर्ट को, जो कि फैमिली कोर्ट भी सिविल कोर्ट है, तो उनके पावर है, उनके दोनों में CPC में भी है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में भी पावर है, जो स्पेशल एक्ट है उनका। सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, जो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन। द कोर्ट में इन ऑर्डर टू डिस्कवर आउट टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन इट प्लीजेस इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम एंड मे ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अब कोर्ट्स को पावर है कि किसी भी चीज का प्रॉपर प्रूफ है तो रिलेवेंट फैक्ट्स में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। Any question it pleases in any form at any time and may order production of any document. ये 165 में कोर्ट के पावर है। सेक्शन 91 CRPC, इसमें कोर्ट और पुलिस दोनों के पावर है। एनी कोर्ट में इशू समन्स टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग देम टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। समन्स के जवाब में डॉक्यूमेंट भी भेज दिया तो जाने की जरूरत नहीं है 95 CRPC में। सेक्शन 125 CRPC 144 BNSS, जो मेंटेनेंस से संबंधित है। Courts deciding maintenance under Section 125 CRPC or the new BNSS can direct disclosure of financial information of both parties. तो मैजिस्टेरियल कोर्ट को ये ऑलरेडी पावर है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो DV एक्ट है, घरेलू हिंसा। द मैजिस्ट्रेट एडजुडिकेटिंग डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट्स हैज द पावर टू डायरेक्ट इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इसमें भी मैजिस्ट्रेट को पावर है ये। नाउ व्हाई कोर्ट्स आर बेटर देन RTI फॉर दिस पर्पस, कि फैमिली कोर्ट्स या मैजिस्टेरियल कोर्ट ज्यादा अच्छे क्यों है सूचना आयोग के बदले इस मामले में, कि कोर्ट्स कैन इशू बाइंडिंग ऑर्डर्स विद कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। थर्ड पार्टीज कैन बी हर्ड बिफोर एनी डिस्क्लोजर, दैट इज नेचुरल जस्टिस। कोर्ट्स कैन रिडैक्ट सेंसिटिव पोर्शंस, कि जो सेंसिटिव पोर्शन है वो मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये कोर्ट्स को भी पावर है, जैसा सेक्शन 10 में PIO को होता है। कोर्ट्स कैन डायरेक्ट डिस्क्लोजर इन ए कॉन्फिडेंशियल और सील्ड मैनर, कि बोल सकता है कि हमको बता दो, अपोजिट पार्टी को मत बताओ। तो सील्ड भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, जैसा 18(4) में सूचना आयोग को पावर होता है। कोर्ट्स कैन समन ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, नॉट जस्ट जेनेरिक समरीज। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड भी मांग सकता है समरी के बदले। कोर्ट्स कैन इवैल्यूएट द रिलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट सॉट, कि क्या इसका रिलेवेंस है इस केस में, कि इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है या नहीं है, एडमिसिबल है कि नहीं। ये सब एविडेंस साइड में उनको पावर होते हैं। सो RTI प्रोवाइड्स ओनली डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। ए कोर्ट कैन डायरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हेल्ड प्राइवेटली एज वेल। अब ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें प्राइवेट एम्प्लॉयर से भी मांग सकते हैं। कोर्ट्स के पावर तो ज्यादा है, फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, मैजिस्टेरियल कोर्ट्स के। अब सेकेंडरी सोर्सेस जो इसमें ये है कि एकेडमिक एंड प्रैक्टिशनर्स कमेंट्री, इसमें जो अलग अलग आर्टिकल्स है इस पर अवेलेबल इंटरनेट पर, कि फाइलिंग RTI इन मैट्रिमोनियल केसेस, नो द लिमिट, स्कोप एंड लीगल बाउंड्रीज, बाय डॉक्टर अभिषेक गांधी एडवोकेट, September 3, 2025 की ऑब्जर्वेशन। इफ ए हस्बैंड और वाइफ ट्राइज टू यूज RTI टू एक्सेस द अदर पार्टीज सैलरी स्लिप्स और ITR, द इंफॉर्मेशन may be denied unless a larger public interest is established, which is rarely the case in private disputes. तो इसलिए नहीं मांगा जाना चाहिए। ये ओपिनियन एडवोकेट गांधी का है, अभिषेक गांधी। दूसरा, शो प्रूफ ऑफ मैरिज, गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन और एस्ट्रेंज्ड स्पाउस इनकम, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मनी लाइफ में रिपोर्टेड है, पब्लिश 2024 रिपोर्ट्स ऑन CIC तिवारीज ऑर्डर डायरेक्टिंग इनकम डिस्क्लोजर वेयर प्रूफ ऑफ मैरिज एंड पेंडिंग मेंटेनेंस केस वेयर प्रोड्यूस्ड। ये सबूत दे दिए गए कि शादी हो गई है और मेंटेनेंस केस भी पेंडिंग है। ऑल्सो नोट्स द रीडर कमेंट, इफ द मैटर इज इन कोर्ट देन द कोर्ट कैन डिमांड द इंफॉर्मेशन बीइंग सॉट बाय दिस पर्सन,
ये कोर्ट में है तो कोर्ट को तो ऑलरेडी पावर है, कोर्ट को तो आरटीआई के 10 रुपए देने की भी जरूरत नहीं. सो आरटीआई शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द पब्लिक डोमेन, अदरवाइज इट विल गेट बॉग डाउन इन एंडलेस पर्सनल डिस्प्यूट्स. सो इसमें आरटीआई एक्ट का आरटीआई में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आरटीआई यूज नहीं करना चाहिए. ये मनी लाइफ में रिपोर्टेड है. हस्बैंड कैन सीक वाइफ्स जेनेरिक इनकम डिटेल्स थ्रू आरटीआई ड्यूरिंग ऑनगोइंग मेंटेनेंस केस, सीआईसी, वॉइस फॉर मेन इंडिया. इसमें यह है कि जो वॉइस फॉर मेन जो ये फोरम है कि जो हरासमेंट जिनका हुआ, ऐसे हस्बैंड्स का जो फोरम है जो वाइफ के जो सैलरी डिटेल चाहते हैं. तो अक्टूबर 23, 2023 सोशल मीडिया पोस्ट स्टेटिंग, डू यूर बिट एंड शेयर दिस ऑर्डर्स विद एवरीवन going through matrimonial battles. This order is gender neutral. So reports on the CIC gender neutral application of Rahmat Bano to husbands. ये voiceformenindia.com में अक्टूबर 2023 का रिपोर्ट है. Seeking information of one spouse under RTI Act. tryrighttoinformation.com में है. August 19, 2023. Practitioner commentary covering salary slips, the maintenance exception, that is Bombay High Court, police complaint cases, Amit Meharia, and Tamil Nadu High Court case on for the right to information.com. अगला न्यूज आर्टिकल है हस्बैंड सैलरी. ये ऑथेंटिक कोर्ट रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन उस पर आधारित कुछ इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल है इंटरनेट पर. सो हस्बैंड सैलरी पेइंग फॉर द स्लीप, इंडिया लीगल लाइव, June 10, 2018. Report on the Madhya Pradesh High Court ruling in Sunita Jain versus Pawan Kumar Jain, describing the division bench reasoning. Notes that the Information Commissioner in a 2014 case, Jyoti Sehrawat, had already clarified that salary of a government employee is mandated for public disclosure under Section 41B10 RTI Act and is not third-party information. Source IndiaLegalLive.com, June 2018. अगला न्यूज आर्टिकल, कैन स्पाउस आस्क फॉर अनदर स्पाउस इनकम, leadindia.law, December 26, 2022. General Legal Commissioner commentary noting the evolution of the law from treating all RTI related information as personal to the 2020 Rahmat Bano formula of a generic income details, क्योंकि इसमें नेट टैक्सेबल इनकम भी डिस्क्लोज करने का ऑर्डर था for maintenance disputes. So leadindia.law 2022. IT returns are personal, not public. So Karnataka High Court quashes CIC order directing disclosure to wife under RTI. Issues guidelines verdictum February 25, 2026 ये लेटेस्ट जजमेंट जो है अभी कि रिपोर्ट ऑन द कर्नाटका हाई कोर्ट, जिसके बारे में शिवानंद द्विवेदी जी कह रहे थे. तो रिपोर्ट ऑन द कर्नाटका HC रूलिंग इन 2026 विद समरी ऑफ द गाइडलाइंस इशू. ये गाइडलाइन हमने ऑलरेडी मैंने अभी पढ़ के सुना है. 6 गाइडलाइंस जो दिया है कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, verdictum.in में February 2026 में रिपोर्टेड है. CIC सेक्शन वाइज डिसीजंस कॉम्पेंडियम. सो डिसिप्लिनरी एंड ट्रांसपेरेंसी फोरम DTF इंडिया, DTF.in, डिसीजंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC सेक्शन वाइज लिस्ट CIC decision by section including the Rahmat Bano order of 6/11/2020. The commission directs the respondent to inform the appellant about the generic details of the net taxable income, gross income of her husband held and available with the public authority. Source DTF India compendium, DTF.in 2024-2025. अब हम जो हिस्ट्री देखते हैं कि 2005 से 20 साल में किस किस तरह के जजमेंट्स आए हैं, तो हम देखते हैं कि क्या जुडिशियल ट्रेंड ओवरऑल रहा है, कि हाउ द लॉ इज इवॉल्व ऑन आरटीआई एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. 2007 में पोजीशन ये थी, CIC डायरेक्ट्स BSNL टू प्रोवाइड हस्बैंड सैलरी डिटेल्स टू वाइफ, सुनीता जैन केस, फर्स्ट इंस्टेंस, BSNL challenges this. 2009 दिल्ली हाई कोर्ट इन विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सेक्शन 8(1)J प्रोटेक्शन कैन नॉट बी लिफ्टेड, सो रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच एस्टैब्लिश. और ये जजमेंट काफी साल तक वैलिड रहा. सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको 2012-13 में कहा इन गिरीश रामचंद्र देशपांडे 2013, ITR सैलरी पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स आर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जनरल रूल एस्टैब्लिश. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 2015 का है. MPH सिंगल बेंच सेट्स असाइड BSNL CIC ऑर्डर, पवन कुमार जैन वर्सेस CIC, रूल्स इन फेवर ऑफ हस्बैंड्स प्राइवेसी, कि ये सूचना नहीं दी जाएगी अदरवाइज हस्बैंड की प्राइवेसी वायोलेट होती है. फिर MP हाई कोर्ट डिवीजन बेंच, सुनीता जैन वाइफ ने चैलेंज किया डिवीजन बेंच के सामने वर्सेस पवन कुमार जैन. तो ये वाइफ एंटाइटल्ड टू हस्बैंड्स सैलरी इन मेंटेनेंस कंटेक्स्ट. सो ब्रेक थ्रू रूलिंग था ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का. उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का सिमिलर जजमेंट आया, राजेश रामचंद्र KDLA नागपुर बेंच का वर्सेस महाराष्ट्र SIC. इन मेंटेनेंस केसेस सैलरी डिटेल्स आर जॉइंटली पर्सनल टू बोथ स्पाउसेस. तो पर्सनल का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ जो है इसमें तो कोई पर्सनल नहीं है, तो दोनों के लिए पर्सनल ये है, तो एक दूसरे का मांग सकते हैं. तो ये हस्बैंड वाइफ के केस में एक्सेप्शन किया जाए to both spouses and hence accessible to the wife. Maintenance exception created. तो नया मेंटेनेंस एक्सेप्शन बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिएट किया. 2020 में CIC इन रहमत बानो,
तो ये जेनरिक इनकम और ग्रोस इनकम ऑफ हस्बैंड डिस्क्लोजेबल टू वाइफ इन मेंटेनेंस प्रोसीडिंग लैंडमार्क सीआईसी ऑर्डर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट का केस आया अमित मेहरिया। Complaints filed by wife against previous husbands not disclosable under section 8(1)(j applies to privacy of third parties too, क्योंकि इसमें पूरा पहले के दो हस्बैंड के बारे में कंप्लेंट या एफआईआर की सूचना मांगी गई थी, जो केस हमने देखा। 2022 to 2025 सीआईसी एक्सटेंड्स रहमत बानो फॉर्मूला टू हस्बैंड्स, तो ये जेंडर न्यूट्रल जजमेंट्स है। यश मल्होत्रा 2023, नवीन मनोचा 2025, नीरज सिद्धर 2022, तो दीज आर जेंडर न्यूट्रल एप्लीकेशन। इसके बाद मार्च से नवंबर 2025 पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स ऑन डीपीडीपी। अब कानून थोड़ा चेंज हो गया। मार्च 2025 में और 120 इंडिया ब्लॉक एमपीज राइट टू यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव डिमांडिंग रिपील ऑफ सेक्शन 44(3) ऑफ डीपीडीपी एक्ट। March 2025, MP Jairam Ramesh wants section 44(3) will hollow out the RTI framework. April 2025, METI's response citing section 3 of DPDP Act dismissed as inadequate by IFF in a Internet Freedom Foundation जो है in a detailed fact check. June 2025, Press Club of India and press bodies submit joint memorandum to METI opposing operationalization of section 44(3). August 2025, more than 30 civil society organizations including SFLC.in urge government not to operationalize section 44(3). 13 November 2025, section 44(3) operationalized. So METI notifies DPDP rules 2025 and issues gazette notification GSR 843 extraordinary operationalizing section 44(3) of the DPDP Act 2023 with effect from 13 November 2025. Section 8(1)(j) of the RTI Act is amended. The original qualified exception with larger public interest override is replaced by TERS absolute exemption covering all information which relates to personal information with no balancing test, no public interest override, and no discretion for the CPIO. This effectively, on the face of the statute, nullifies the Rahmat Bano formula in matrimonial cases. तो इसलिए Rahmat Bano formula संसद के इस चेंज के बाद लागू नहीं होता। लेकिन इसके बाद फिर 2026 कर्नाटका हाईकोर्ट इन आईटीओ एंड सीपीआईओ वर्सेस गुल सनोवर 2026 केएससी क्वैशेस सीआईसी ऑर्डर। ये जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग था है, ये जो अमेंडमेंट हमने देखा ये डीपीडीपी एक्ट का। अब इसके बाद फिर ये जो लेटेस्ट जजमेंट अभी आया है फरवरी में आईटीओ एंड सीपीआईओ वर्सेस गुल सनोवर क्वैशेस सीआईसी ऑर्डर डायरेक्टिंग आईटी रिटर्न disclosure to wife, issues comprehensive guidelines, declares matrimonial claims alone do not constitute public interest, ये प्राइवेट इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, और गिरीश रामचंद्र देशपांडे फॉलो किया गया। सो मैट्रिमोनियल कोर्ट्स आर द प्रॉपर फोरम। ये सूचना आयोग के बदले ये मामले फैमिली कोर्ट में जाने चाहिए। मोस्ट रिसेंट रूलिंग। अब 2 फरवरी 2026 जो 3 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। वेंकटेश नायक CHRI कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव files writ petition civil 177/2026 before the Supreme Court challenging section 44(3) and other provisions of the DPDP Act, Reporters Collective एंड NCPRI। ये दूसरे 2 केसेस है। फाइल पैरेलल रिट पिटिशंस। अब तीनों कंबाइन कर दिया और 3 जज बेंच ने अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। 18 फरवरी 2026 जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे आया, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस एंड रेफर्स टू लार्जर बेंच 3 जज बेंच CJI सूर्यकांत, जजेस जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची एंड विपुल M पंचोली इशूज नोटिस टू यूनियन ऑफ इंडिया, रिफ्यूजेस इंटरिम स्टे, तो इसमें स्टे करने से मना कर दिया। विल नॉट फॉर द regime introduced by parliament without full hearing, refers all 3 petitions to a larger bench likely constitution bench for hearing in March 2026। डेट अभी बताई नहीं है, तो किसी मिससेलेनियस डे को आ जाएंगी। सो करंट लीगल स्टेटस सेक्शन 44(3) इज इन फोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इज पेंडिंग। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स पर रिपोर्टेड है। अब जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है फॉर प्रैक्टिशनर्स कि हस्बैंड और वाइफ को क्या करना चाहिए, आरटीआई एक्टिविस्ट को, एडवोकेट्स को क्या करना चाहिए, तो ये हम देखेंगे। So, for lawyers and litigants in matrimonial disputes, for a wife or husband seeking financial information about the other spouse, do file RTI. RTI में क्या मांगना चाहिए? Generic income, that is gross or net details of government employed or spouse when a maintenance case is pending before a court. Cite Rahmat Bano 2020 SCC online, Sunita Jain 2018 Madhya Pradesh High Court and Rajesh Ramchandra Kidile Bombay High Court Nagpur bench. मंथली रेम्यूनरेशन इन्फॉर्मेशन मतलब मैंडेटरी अंडर सेक्शन 41(b)(10) फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस, वहां पे आरटीआई लगाया जाए। एंड स्टेटस ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स FIRs, ये पुलिस से मांगी जानी चाहिए। डू नॉट फाइल RTI फॉर, अब क्या नहीं मिलेगा RTI में? सो कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सी कर्नाटका हाईकोर्ट 2026। सैलरी स्लिप्स नहीं मांगनी चाहिए सी किडिले बॉम्बे हाईकोर्ट 2018 एंड विजय प्रकाश दिल्ली हाईकोर्ट। सर्विस रिकॉर्ड्स ACRs इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ये नहीं मांगने चाहिए सी गिरीश रामचंद्र देशपांडे 2013 एंड कॉपीज ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय स्पाउस अगेंस्ट थर्ड पार्टीज सी अमित मेहरिया दिल्ली हाईकोर्ट 2021।
when filing an RTI for generic income, so attach proof of marriage certificate. दूसरा, attach proof of providing pending maintenance case, copy of court or notice or order. Ask specifically for generic details of net taxable income or gross income. application कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए. So not for copies of RTIs or salary slips. बीरेन जी, हाँ, yes. राहुल सर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, तो आप अपना प्रेजेंटेशन इसको कंक्लूड करते हैं. यस, ठीक है. So ensure the RTI is filed before the correct CPIOs of CPIO of Income Tax Department having jurisdiction over the spouse assessments. So if the CPIO denies, file first appeal, file second appeal before CIC with copies of marriage documents and maintenance case records, and cite Rahmat Bano 2020 case and the 2 High Court decisions. अब alternative या parallel remedy क्या है? File an application before maintenance court or family court under order 11 CPC or section 165 maintenance evidence act for summons to the Income Tax Department. This is the more robust remedy and is strongly recommended by the Karnataka High Court in February 2026. For CPI dealing with matrimonial RTI applications, क्योंकि अब DPDP Act भी लागू हो गया है, so do not unilaterally disclose full RTIs. See Karnataka High Court 2026. Follow section 11(1), that is issue third party notice to the spouse whose information is sought, husband या wife को. Provide only generic income of a matrimonially maintenance case is established, no more. Refer applicant to the matrimonial code for more detailed information. अब the right to privacy जो constitutional backdrop है, इसमें जस्टिस पुट्टास्वामी का केस है 2017. की होल्डिंग ये था, the right to privacy is a fundamental right protected under Article 21, right to life and personal liberty of the Constitution of India. अब इसका जो 8(1) जो jurisprudence पर ये judgment ये होता है effect, post पुट्टास्वामी the section 8(1) exemption for personal information is bad. Not merely by statutory interpretation, but by constitutional force. When a CPI or Information Commissioner considers disclosing a spouse financial records under RTI, the other spouse Article 21 right to privacy is directly engaged. तो इसलिए 11(1) follow किया जाना चाहिए. Financial privacy as part of informational privacy. So the Puttaswamy judgment, Justice D.Y. Chandrachud's concurring opinion, specifically recognized informational privacy as a facet of the right to privacy, including the right to control how information about oneself, including financial information, is shared with others. Balancing act in matrimonial RTI cases, CPIOs and information commissioners must balance two constitutional considerations. पहला है the right to information, which promotes accountability, but note this right was specifically designed for public accountability, not private disputes. दूसरा the right to privacy of the third party spouse, now a fundamental right under Article 21. So implication is courts and commissioners who order disclosure of a spouse personal financial information must satisfy how the disclosure serves a constitutional value proportionate to the privacy infringement. Maintenance claims in private disputes are unlikely to meet this bar. ये इसका पुट्टास्वामी जजमेंट का एप्लीकेशन है जो 9 जज बेंच है. तो इसमें समरी मैंने दिया आखिरी में. ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस मैंने रेफर किए जिसमें गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस, पुट्टास्वामी CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, हाई कोर्ट्स के विजय प्रकाश, सुनीता जैन, राजेश रामचंद्र किडिले, अमित मेहरिया एंड ITO एंड CPIO. CIC DCM में रहमत बानो, यश मल्होत्रा, नवीन मनोचा, नीरज श्रीधर, सुनील कुमार वर्सेस CPIO. सो जो हस्बैंड या वाइफ के फेवर में DCM जो आए RTI के स्टेट्यूटरी प्रोविजंस जो साइड किए वो इसमें अलग अलग मैंने ऑलरेडी रेफर किया. तो RTI एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC 1973, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कंक्लूजन जो है इसमें आखिरी में हम कंक्लूड करते हैं कि की प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द जजमेंट्स एंड द न्यू लीगल लैंडस्केप पोस्ट 13 नवंबर 2025 कि RTI इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, नॉट प्राइवेट इंटेलिजेंस. ये प्राइवेट जासूसी का हथियार नहीं है. सो RTI एक्ट वाज डिजाइन्ड टू मेक पब्लिक अथॉरिटीज ट्रांसपेरेंट, नॉट टू प्रोवाइड सर्वेलेंस टूल टू मैट्रिमोनियल लिटिगेंट्स. ये विजय प्रकाश दिल्ली हाई कोर्ट 2009, कर्नाटक हाई कोर्ट 2026 में कहा है. दूसरा कंक्लूजन, सेक्शन 8(1) ओरिजिनली प्रोवाइडेड क्वालिफाइड प्रोटेक्शन विद ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सेफ्टी वॉल जो पहले कानून था. So ITR, salary records, service records, complaints to police were personal information but could be disclosed in the larger public interest. High courts in MP and Bombay, दोनों के जजमेंट हमने देखे, created a maintenance exception from the safety wall. गिरीश रामचंद्र देशपांडे and सुनीता जैन मध्य प्रदेश, किडिले बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच. DPDP Act 2023 का जो सेक्शन 44(3) लागू हो गया 13 नवंबर से, so has converted the qualified exemption into an absolute one with effect from 13 November 2025. The words the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, the unwarranted invasion of privacy test, and critically the larger public interest override have all been deleted. What remains is a 5-word blanket exemption, information which relates to personal information. The Constitution bench framework
फ्रॉम सुभाष अग्रवाल, जिसके ऊपर आधारित जो ये है प्रशांत भूषण की आर्गुमेंट, इज नाउ डायरेक्टली अंडर थ्रेट. So 5 judge constitution bench in CPI versus Subhash Agarwal 2019 held that section 81J with its balancing mechanism satisfied the Puttaswamy proportionality test. The DPDP amendment has removed that balancing mechanism, triggering a fresh constitutional challenge. तो तीनों के सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अभी गए हैं, जो मार्च में अभी इस महीने सुनवाई पे आएंगे. The Supreme Court has referred the constitutional challenge to a larger bench. On 16 February 2026, the Supreme Court CJI Suryakanth, Justices Bagchi and Pancholi issued notice and referred the challenge to a larger bench, लेकिन स्टे नहीं दिया. So no stay has been granted. Section 44(3) remains in force. So the outcome of this constitutional challenge will determine the future of RTI in India. छठा जो कंक्लूजन है कि फॉर मैट्रिमोनियल लिटिगेंट्स RTI was already limited. It is now even more so. कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद. So even before the DPDP amendment, the Ramat Banu formula was the only narrow exception, and it was immediately contradicted by the Karnataka High Court in 2026. After the DPDP amendment, RTI's matrimonial disputes is on the face of the statute categorically excluded for all personal information, which covers all financial and service information of a spouse. सातवां कंक्लूजन, द मैट्रिमोनियल कोर्ट रिमेन्स द करेक्ट एंड सुपीरियर फोरम. सूचना आयोग के मुकाबले फैमिली कोर्ट ज्यादा सही फोरम है. So this principle emphasized by the Karnataka High Court in 2026 and now reinforced by the DPDP amendment is the most important practical lesson. Spouses seeking financial disclosure in maintenance and matrimonial cases must use the judicial mechanisms under Order 11 CPC, Section 165 Evidence Act and Section 91 CRPC. So family court और magisterial court के पावर ज्यादा है सूचना आयोग के मुकाबले. So these mechanisms are procedurally fairer, more comprehensive and now constitute the only reliable avenue, क्योंकि DPDP Act तो लागू हो गया फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. तो ये बिब्लियोग्राफी है जो सोर्सेस मैंने की है. तो ये जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा प्रेजेंटेशन मेरा. CIC डिसीजन जो हमने रेफर की है, उसके बाद DPDP एक्ट एंड अमेंडमेंट, उसके बाद DPDP एक्ट एंड अमेंडमेंट के जो सेकेंडरी सोर्सेस है, जो आर्टिकल्स वगैरह मैंने रेफर किए. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो है, इसमें तीनों रिट पिटिशन के बारे में मैंने बताया है. सेकेंडरी सोर्सेज जो RTI एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ये है, ये स्टैट्यूटरी टेस्ट जो लिया गया वेबसाइट से, वो मैंने इसमें बताया है. एंड नोट्स ऑन रिलायबिलिटी, आखिर में जो मेरा डिस्क्लेमर कि ऑल CIC citations verified against at least 2 independent sources, judgments marked with exact WPWA numbers outsourced from full text versions. CIC file numbers for 2023 and 25 decisions are as reported by legal news platforms. Verify on the CIC's official e-filing portal cic.gov.in before using court. तो ये एडवोकेट्स के लिए डिस्क्लेमर है कि वो अपने सोर्स से वेरीफाई करें कोर्ट में प्रस्तुत करने के पहले. For the 2026 constitutional challenge, all information is sourced from contemporaneous reports of the 16 February 2026 Supreme Court hearing, and verify the latest status on the Supreme Court's official cause list, that is sci.gov.in before appearing. So यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ. ओके, सो राहुल सिंह साहब का भी स्वागत है. और ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड RTI पर कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें. चैट बॉक्स भी मैं देख लेता हूँ.